इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आईडी नंबर। फिलहाल इसको अभी छोड़ते हैं, इसकी जरूरत है नहीं। एक यहीं पे काम और कर लेते हैं, सिम कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। छोटी सी हेडिंग डालो, सिम कार्ड। सिम कार्ड देखो बच्चों, सिम का पूरा नाम है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसका पूरा नाम है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसका पूरा नाम है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसका पूरा नाम है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, जिसको हम कहते हैं सिम कार्ड्स। सबसे पहले दुनिया का पहला सिम कार्ड जो बना था 1991 में बनाया गया, और वो जगह थी म्यूनिच, जो कि जर्मनी में पड़ता है। और बच्चा, जिस कंपनी ने बनाया था उस कंपनी का नाम है रेडियो लिंजा। क्या नाम है? देखो, रेडियो लिंजा सिर्फ इतिहास में है, पर आज कहीं कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, पर इतिहास है तो बताता तो मैं आज भी हूं आपको। तो दुनिया का पहली कंपनी जिसने सिम कार्ड बनाई थी उसका नाम था रेडियो लिंजा, और करीब 300 सिम कार्ड इस कंपनी ने बनाया था, जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब 2025 में अगर इस बारे में बात करें, कोई मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, ये हुआ आपका 1991। मेरे को ये बताना है, सिम कार्ड के अंदर भी एक सिक्योरिटी नंबर होता है, जिसका नाम है बच्चों IMSI नंबर। यहां आपने IMEI देखा था, है ना, और E का मतलब था इक्विपमेंट। यहां पर सारा कुछ वही है, सिर्फ S का नाम बदल जाएगा। यानी यहां पर नाम होने वाला है इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी नंबर। 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 इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी नंबर हो गया बच्चों। इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी नंबर। अब सुनो, यहीं पे मैं आपको थोड़ा और बताता हूं। जानते हो, एक बार तो मैंने देखा यूपीपीसीएस या एमबीपीएससी में कहीं पर सिम का फुल फॉर्म तक सब पूछे थे। यूपीएससी में सब नहीं आता, लेकिन हम बता देते हैं, कुछ बच्चे दे रहे होते हैं स्टेट टू स्टेट। तो इसका पूरा नाम है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ओह सॉरी, ऐसा कैसे हो गया? हम ही तुमको बताएं, ठीक है, दिमाग से उतर गया, ये लिखा भी था। ओहो, अच्छा, हो जाता है। थोड़ा एक चाय चाहिए लग रहा है। बाहर जा रहे हो? अच्छा हो, अच्छा, सिम हो गया। अब सुनो, एक बात बताते हैं, जब हम ना किसी, है ना, जब हम मान लो तुमको कॉल करते हैं, सुनो, तो नेटवर्क ऑपरेटर मेरा 2 नंबर रिसीव करता है, IMEI भी IMSI भी, और आपका भी IMEI IMSI दोनों रिसीव होता है। तो ये पता चल जाता है किस IMEI IMSI से किस IMEI IMSI को कॉल गया है। नॉट अंडरस्टूड? ठीक है ना, और ये बहुत जरूरी है भाई, ठीक है ना। इवन हम तुमको बताएं, आपका फोन जो है वो आपकी जान बचा लेता है। इवन जो फोन है वो आपके सारे के सारे अलग बगल जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है उसको भी आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। आप लोगों ने एक सीरियल देखा होगा, क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया। वो देखकर ऐसा लगता है कि भारत की पुलिस जो है अमेरिका, हांगकांग, स्विट्जरलैंड, पता नहीं कहां कहां की पुलिस से बहुत तेज काम करती है। कितनी ईमानदार है कि नहीं? कितनी ईमानदार, इतना तेज तो आज तक सब हम तुमको क्या बताएं, मतलब कोई और कंट्री का पुलिस नहीं है। और क्राइम पेट्रोल देखने के बाद जो मेरे साथ सबसे बड़ा पंगा हुआ, मुझे अपने पापा पे डाउट होने लगा कहीं मेरा मर्डर ना कर दें। क्राइम पेट्रोल ने मारा है, सबसे बड़ा जो तहलका मचाया है, घर में इतना डाउट पैदा कर दिया है कि आदमी हर किसी को शक की निगाह से देख रहा है। हमको बताओ, हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? सब लोग बताइए, है कि नहीं भैया? ऐसे सीरियल, बहुत खतरनाक सीरियल हम साफ साफ बता रहे हैं। घर में लग जाए, मम्मी मर्डर कर सकती है हमारा, मम्मी तो मेरा मर्डर कर सकती है, देख लो, है। मम्मी भी कहे भाई कौन सा सीरियल चला, बंद करो इसको, है कि नहीं? अजीब हालत है कि नहीं? आजकल क्या हाल है? आजकल भी ये चलता है क्या?
आज भी आता है? ओहो, है, आज भी आता है, चलेगा। और ये ऐसा एक मतलब एपिसोड हुआ करता था, एकदम मतलब ये कह लो कि एडिक्ट हो जाता था आदमी। अगला देखेंगे, दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे। पता नहीं कितने सैकड़ों क्राइम पेट्रोल का हम सीन देख गए। एक चीज तो जरूर निकल के आया कि इस पूरे डिस्कशन में एक चीज हमको मिला कि भैया मोबाइल फोन से सारे क्रिमिनल्स पकड़े जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपका जो मोबाइल फोन है किसी क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। आप जहां पे कोई मर्डर होता है उस जगह पर किसी भी मोबाइल फोन का जो नेटवर्क है, घर वालों का पहले नंबर लिया जाता है, कौन कौन नंबर आपका है, ठीक है, फिर पता चलता है उसमें से कौन सा नंबर उस क्राइम एरिया पर एक्टिव था। इसका मतलब वो शख्स वहां पर गया था, पकड़ो उसको, लगाओ डंडे। आप बात समझ आएगी? यानी सबसे पहले किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज या इस तरह की चीजों को आइडेंटिफाई करने में आपको उस सीरियल्स में देखो, आपको मोबाइल फोन बहुत हेल्प करता है। और सुनो, मोबाइल फोन सच में आपकी जिंदगी बचा भी लेता है। आप सब बच्चे यहां से बाहर से निकल कर आए हैं, आज मेरी क्लास कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, ठीक है ना। अब इन बच्चों के साथ कभी कोई हादसा या कुछ हो, आप घबराइए नहीं, आपका मोबाइल फोन आपके लोकेशन को ट्रेस करता है। जैसे आप जिस जगह पे अभी बैठे मेरी क्लास कर रहे हैं, आपका मोबाइल फोन सीधा बता रहा है कि आप इस नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं। पर ध्यान रखिएगा, कभी अपना मोबाइल फोन बंद मत करिएगा, इससे आपके घर वाले आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। नहीं बात समझ में आई? क्योंकि हर मोमेंट ऑफ टाइम में, जैसे आप सुबह से लेकर शाम तक कहां कहां कितना कितना समय बिताए हैं, आपके मम्मी पापा सब कुछ पता कर लेंगे, किस समय किस नेटवर्क में कितना समय बैठे थे। आगे आप समझदार हैं और होशियार भी हैं। हमारा इशारा क्या है और आपका इशारा क्या है। अरे मतलब मैं ये कह रहा हूं, आप 3 घंटे मेरी क्लास में थे कि नहीं थे, यही सोच लो यार। तुम क्या सोच रहे हो, मैं चलो, अजीब हालत है, दिमाग उसके अलावा कहीं जाएगा नहीं। 1 मिनट हो गया बच्चों, ये कहानी पूरी बढ़िया से। अब आ जाओ, अब हम इंटर मारते हैं सैटेलाइट फोन पर। आओ चलो, सोचो, मोबाइल फोन आपको एक्टिव रखना हमेशा चाहिए, कभी बंद नहीं करना चाहिए। हर मोमेंट ऑफ टाइम में आपका लोकेशन पता चलता है, आपके मम्मा पापा आपके अपने आप तो पहुंच सकते हैं। और खासतौर से वो सारे बच्चे जो बाहर रहते हैं, और ये बाहर क्यों, घर में भी रहते हैं, यहां भी बाहर निकल रहे हैं। और फोन कभी बंद मत होने देना, हम आप सबको पहले बता रहे हैं। चाहे आप कितना उल्टा सीधा काम करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मोबाइल फोन बंद ना होने जरूरी थोड़ी ना कि आप ही कुछ करने गए आप ही का हो गया, तब है कि नहीं, कोई जानता है, चलेगा। अब वो देख लीजिए आपका जो है, हमारा सिर्फ काम था कि आपको हम बता दें। चलिए, अच्छा 1 मिनट, हमने बात कर लिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सैटेलाइट फोन। हेडिंग डालो, सैटेलाइट फोन। चलो भाई, सैटेलाइट फोन की बात करते हैं। सैटेलाइट फोन मेन हेडिंग है सैटेलाइट फोन, लेकिन सब हेडिंग है कन्वेंशनल फोन या कॉमर्शियल फोन वर्सेस सैटेलाइट फोन। और सब हेडिंग आपका हो गया बच्चों कन्वेंशनल फोन। कन्वेंशनल फोन वही जो मेरे हाथ में है, या इसी को आप लोग लिख लो कॉमर्शियल फोन। सो कन्वेंशनल फोन या कॉमर्शियल फोन वर्सेस सैटेलाइट फोन। सो कन्वेंशनल फोन, कॉमर्शियल फोन वर्सेस सैटेलाइट फोन। ओके फाइन। अब देखो, ऐसा है जो हम लोग कन्वेंशनल फोन यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, मतलब जो हमारे हाथ में फोन है उसको आप क्या बोलोगे, कन्वेंशनल या कॉमर्शियल फोन। और पता जो कसाब लेकर आया था वो था उसके हाथ में सैटेलाइट फोन। 9/11/2008 आपने सुना होगा, मुंबई टेरर, उस समय उसके हाथ में जो था वो सैटेलाइट फोन था। बताता हूं थोड़ा सा सैटेलाइट फोन के बारे में भी और सैटेलाइट फोन की मैकेनिज्म पे भी। ये क्वेश्चन भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है जो आपके पेपर 2013-14 के आसपास या 12 के आसपास पूछा गया, ठीक है ना। जो कन्वेंशनल फोन होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, और कमाल का क्वेश्चन था। आप सब करंट अफेयर्स में बिजी थे, यूपीएससी ने एक जनरल सा क्वेश्चन पूछ लिया, आपका मोबाइल फोन जो आपके हाथ में है वो कैसे काम करता है। तो बच्चा, आपके हाथ में आपका मोबाइल फोन कैसे काम करता है, क्योंकि करंट अफेयर्स नहीं था। किस साल का ये क्वेश्चन था? 2000। पेपर देखी हो लेकिन ईयर नहीं देखी हो तुम, पहला ही क्वेश्चन होगा। नहीं, वो 19 नहीं है, 19 LT VOLT है। दूसरा क्वेश्चन देखो फिर,
चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। चलो छोड़ो, रहने दो, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, इधर आओ। अब देखो, कन्वेंशनल फोन और कमर्शियल फोन, कोई बात नहीं, हमको पता है 2012 के आसपास का क्वेश्चन है। कन्वेंशनल फोन और कमर्शियल फोन जो होता है वो क्या करता है, देखो ये जो फोन होता है वो टावर से होकर काम करता है या टावर की मदद से काम करता है। इट वर्क थ्रू द हेल्प ऑफ टावर। पहली बात, इट वर्क्स थ्रू द हेल्प ऑफ टावर, या टावर की मदद से काम करता है, यह टावर की मदद से काम करता है। दूसरा क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स 2011, अ लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड आयनोस्फीयर, यही वाला क्वेश्चन है। अभी मैं बताता हूं, ये हो गया एक। तो नॉर्मल फोन किससे काम करता है, टावर से। आप देखो ना, आप उस एरिया में रहो जहां पे टावर नहीं, आपके फोन में नेटवर्क नहीं है, तो काम क्या करेगा, ठीक है ना। तो कन्वेंशनल फोन वर्क विद द हेल्प ऑफ टावर, ठीक है। आप उस रेंज में चले जाइए जहां टावर नहीं, आपका फोन काम नहीं करेगा। पर सैटेलाइट फोन इज नो रोल ऑफ टावर, यहां पर टावर की कोई आवश्यकता नहीं है। नो रोल ऑफ टावर, यहां पर नो रोल ऑफ टावर, यहां टावर की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों, यहां पर सीधा सीधा जो सिग्नल होता है वो सैटेलाइट को जाता है। हियर सिग्नल डायरेक्टली कनेक्ट टू सैटेलाइट्स, यहां सिग्नल सीधा सैटेलाइट को जाता है। हियर सिग्नल डायरेक्टली कनेक्ट थ्रू सैटेलाइट्स। वो कंक्लूजन में आएगा किससे किससे करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सैटेलाइट फोन। सैटेलाइट फोन जो होता है, ये सिग्नल डायरेक्टली गो टू सैटेलाइट, ठीक है, वहां सीधा सैटेलाइट पर जाता है, फिर नीचे जमीन पर आता है। तो यहाँ सिग्नल सीधा सैटेलाइट से हम लोग जुड़ते हैं। और कन्वेंशनल फोन में हम लोग किससे जुड़ते हैं, टावर से जुड़ते हैं ना, सीधा टावर से जुड़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हम सैटेलाइट से जुड़ते हैं, यहाँ सीधा टावर से जुड़ते हैं। इसका सीधा मतलब उस एरिया में जहां टावर नहीं है वहां हमारा फोन बेकार हो जाएगा। नई बात समझ गए। लेकिन सैटेलाइट फोन के साथ कोई दिक्कत नहीं है ना, सैटेलाइट फोन तो ऊपर सैटेलाइट से जुड़ा, उस एरिया के सैटेलाइट से भी जुड़ जाएगा। वो बताऊंगा ऐसा कैसे होता है, रुको अभी। दूसरी चीज इसका मतलब है कि जिन एरिया में टावर नहीं है उन एरिया में सैटेलाइट फोन काम करेगा। तो ऐसा क्यों ना करें, हम आपको कुछ एग्जांपल्स बता दें जहां के लिए सैटेलाइट फोन बहुत अच्छा होने वाला है। एज फॉर एग्जांपल सैटेलाइट फोन कहां के लिए अच्छा होने वाला है, जैसे मैंने कहा सहारा डेजर्ट्स। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए सर वहां पर सही बात है कोई टावर नहीं है। अगर मैं अमेज़न फॉरेस्ट बोलूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपको हिमालय की पीक बोलूं तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए हिमालय पीक पर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। सहारा डेजर्ट्स, अमेज़न फॉरेस्ट, हिमालय, इवन आप समुद्र के अंदर जाइए, एरोप्लेन के अंदर जाइए, स्टिल हैव नो इश्यूज। आप वहां पे भी सैटेलाइट फोन से कनेक्ट कर सकते हैं। ये कैसे कनेक्ट करता है मैं आपको अभी बाद में बताता हूं। इन ऑल द एरियाज है ना, ये कन्वेंशनल फोन काम नहीं करते हैं। इन ऑल दीज एरियाज कन्वेंशनल फोन, सैटेलाइट फोन काम करते हैं। यानी जहां पर आपका कन्वेंशनल फोन बेकार हो गया वहां पर आपका सैटेलाइट फोन आपको अच्छी खासी सुविधा देने वाला है। ओके, और सुनो अगली बात। देखो बच्चों, आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछा 2011 के प्रीलिम्स में, क्या पूछा, आयनोस्फीयर मस्ट है, यही पूछा था। आयनोस्फीयर इज मस्ट, यानी आयनोस्फीयर बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना आयनोस्फीयर के आप लोग का नॉर्मल फोन, जो मेरे हाथ में फोन है, ये काम नहीं करेगा आयनोस्फीयर के बिना। इसलिए मेरे इस फोन को काम करने के लिए क्या चाहिए, ऊपर आयनोस्फीयर। और आप सब जानते हैं हम लोग उस जगह पे रहते हैं जहां ऊपर आयनोस्फीयर है, इसलिए हम लोग का मोबाइल फोन हमारे हाथ में है, नहीं तो आज तक फोन नहीं होता। सोचो ये 2011 के पीटी का क्वेश्चन है, मुंह खोल दिए थे तुम लोग एग्जामिनेशन में जाकर। क्यों, क्योंकि आप 2011 का कुछ करंटे पढ़े होगे और क्या बताएं हम तुमको। आइए, और उस समय तो मैं कोई किताब उताब भी नहीं लिखा था, है कि नहीं। मेरी किताब तो आती 2016 में पहली, पर पढ़ा तो मैं रहा था, और ये सब चीजें मैं आपको पढ़ाता हूं। आयनोस्फीयर्स अभी भी याद है, जब सीडीएम में उडम में आया था मैंने खूब पढ़ाया, पर यूपीएससी ने कभी कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं। और वही फायदा रहा कि आगे चलकर जब यूपीएससी ने मोबाइल जनरेशन पे क्वेश्चन 2011-12 का मेंस का पूछा तो मैं आपको पढ़ा रहा था पूरे भारत में, बाकी कोई छू भी नहीं रहा था इन चीजों को। ओके, टीडीएम है, सीडीएम है, जीएसएम, सीडीएम, ये मैं आपको शुरू से पढ़ा रहा हूं, जब से ये चीजें आई थी। और मेरी शुरू से आदत है, जो बच्चे मेरी क्लास में बाद में आते हैं, अगर पहले भी कभी क्लास किए हो, वो लिटरली 100% इस चीज का चैलेंज कर सकते हैं, रवि सर हर बार कुछ ना कुछ अलग कर देते हैं। ये बंदा हर बार वो चीज नहीं पढ़ाता, हर बार बेसिक स्टैटिक तो रहता है, लेकिन उसके साथ उसका करंट के साथ जोड़ जोड़ के पढ़ाता है। कह लो मैं झूठ बोल रहा हूं, जाके पीछे के बैच के बच्चों से पूछना। कोई नहीं, यहां आयनोस्फीयर के बिना काम नहीं होगा, यहां आयनोस्फीयर की कोई जरूरत ही नहीं है। सैटेलाइट फोन में नो नीड ऑफ आयनोस्फीयर, सैटेलाइट फोन में नो नीड ऑफ आयनोस्फीयर। सो सैटेलाइट फोन में आयनोस्फीयर की कोई जरूरत है ही नहीं।
गॉट इट। सैटेलाइट फोन में आयनोस्फीयर की कोई जरूरत है ही नहीं। तो सैटेलाइट फोन में आयनोस्फीयर की कोई जरूरत नहीं है। ओके एवरीवन, यानी बिना आयनोस्फीयर के हम लोग यहां कनेक्ट हो जाएंगे। देखो एक चीज सुनो, एक बात समझो, ये आयनोस्फीयर कैसे काम करता है सब कुछ मैं पिक्चर बना के बताऊंगा। थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। एक बात जरा यहां पे समझो, जो कन्वेंशनल सैटेलाइट फोन के साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं। यहां पर कुछ लिमिटेशंस है, कुछ कमियां भी हैं। सैटेलाइट फोन के साथ क्या कमियां हैं या क्या लिमिटेशन है? देखो बच्चों, एक तो इसके साथ ये लिमिटेशन है कि इसमें कॉल डिले होता है। अब बताओ, अगर आप सैटेलाइट तक सिग्नल लेके जाते हो समय लगेगा, कॉल डिले होता है। और दूसरा, इसका जो कॉल मिनट्स है ना वो काफी महंगा होता है। इसका कॉल मिनट्स काफी महंगा था। काहे ना महंगा हो भाई, सैटेलाइट से सुविधा ले रहे हो। तो इसके साथ दो लिमिटेशन मैंने बोला, इसमें कॉल को जाकर सैटेलाइट तक जाना, वहां से नीचे आना, काफी डिस्टेंस वगैरह ट्रेवल करने की वजह से काफी खोजना पड़ता है सैटेलाइट तो सैटेलाइट जोड़ के, यहां पर कॉल डिले मिलता है। और दूसरा भाई, महंगी टेक्नोलॉजी है, पैसा ज्यादा लगेगा। ठीक है, इसमें एक तो कॉल डिले होता है और दूसरा कॉल मिनट्स। कॉल मिनट समझ रहे हो ना? प्राइस रेट है ना, मनी। और कॉल डिले आप समझ सकते हो, दूर जाना और नीचे आना, है ना। जानते हो दुनिया में कुछ सैटेलाइट फोन सर्विस प्रोवाइडर है, मैं आपको नाम लिख देता हूं, पर भारत में सैटेलाइट फोन पूरी तरह से बैन है, वर्जित है, आप अलाउ नहीं कर सकते। सिर्फ कुछ ही कामों के लिए सरकार देती है। इवन अगर बाहर का कोई बंदा आता है वो भी सैटेलाइट फोन एक्सेस नहीं कर सकता है। कुछ कंडीशंस होंगे, अगर मान लो वहां कोई डेलीगेट्स आ रहा हो, कोई फॉरेन मिनिस्टर कुछ आ रहा हो, तो शायद उनके लिए अलाउ, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं। पर भारत में सैटेलाइट फोन कॉमन लोगों के लिए अलाउ नहीं है, ना तो किसी फॉरेन टूरिस्ट के लिए भी। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब यहीं पे मैं आपको बता दूं ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो सैटेलाइट फोन सर्विसेज देती हैं। यहां पर 3 कंपनियों के नाम मुझे अभी भी पता है, एक आध अगर और आए हो तो मैं नहीं कह सकता। इरिडियम, ग्लोबल स्टार और थूरिया, ये वो कंपनियां हैं, इरिडियम, ग्लोबल स्टार और थूरिया, जो आप लोगों को बचा THURYA, जो आपको सैटेलाइट फोन सर्विसेज देते हैं। एक मूवी मैंने देखी थी काफी पहले, शाहरुख खान के हाथ में मैंने इरिडियम देखा था, और इस मूवी का नाम था जब तक है जान, है ना। वो बम डिस्पोज वगैरह करता है उस मूवी में, उसके हाथ में मैंने, है ना, उस मूवी में उसके हाथ में मैंने शाहरुख खान के हाथ में इरिडियम कंपनी का सैटेलाइट फोन देखा था। असल में क्या होता है, कोस्ट गार्ड्स होते हैं, है ना, कोस्ट गार्ड्स वगैरह होते हैं, मिलिट्री वाले होते हैं, इन लोगों को जनरली दिया जाता है, इन लोगों को जनरली दिया जाता है। जैसे कोस्टल एरियाज वगैरह में भैया मोबाइल फोन हो तो मान लो काम नहीं करेगा। अब सब मरीन वरीन वाले हैं जो अंदर जा रहे हैं, वहां भी नहीं काम करेगा। उन सब एरियाज में आप जुड़ने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। नई बात समझ में आ रही है? उन सब एरियाज में आप जोड़ने के लिए यूज कर सकते हैं। ये कुछ है। तो थियोरेटिकल पार्ट मैंने करा दिया, थोड़ा पिक्चर के थ्रू समझा देता हूं ये आयनोस्फीयर का क्या कंसेप्ट है। ठीक है ना, इधर देखो पिक्चर से 3, ये बताओ ये सारी चीजें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं? हाँ बोलो भाई, है ना। अच्छा, एकदम लेजी लोग हमको नहीं चाहिए, ठीक है। जरा देखो बच्चों, ये ना मैं पिक्चर के थ्रू थोड़ा समझा रहा हूं। मान लो ये ग्राउंड है, जमीन है, ठीक है। इसमें ये वो एरिया है जहां पर टावर 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 और फिर टावर 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 टावर। तो यहां मैंने कुछ जो टावर्स बनाए हैं। सीधा कहने का मतलब ये वो जगह है जहां पर आपका नेटवर्क आपके मोबाइल फोन से जुड़ जाएगा। और जहां टावर नहीं है, ये हो सकता है हिमालय हो, या हो सकता है ओशन हो, या इस तरह की एरियाज हो जहां पे टावर नहीं हो, जहां आप अपने मोबाइल फोन को नहीं जोड़ सकते। मेरे ख्याल से अब आप समझ चुके कहना क्या चाह रहा हूं। चलो हम फिल इन द ब्लैंक्स में भर भी देते हैं। ये हमारा अपना देश भारत, ये हमारा हो गया हिमालय, ये हो गया चाइना, ये हो गया ओशंस, ये हो गया जापान, ये हो गया ओशंस, और ये हो गया बच्चा USA। चलो ऐसा मान लेते हैं ये है पूरी दुनिया। और ये आपको सीधा समझ में आता है, अगर समुद्र है तो वहां पे कोई टावर नहीं। अंडरस्टूड और नॉट? और यहीं पर मैंने ऊपर बना दिया, ये देखो ये एक आयनोस्फीयर है। आयनोस्फीयर अभी मैंने बोला था, आयनोस्फीयर वो जगह होती है जहां आपको आयनोस्फीयर मैंने कई बार बोला है पीछे भी, ट्रोपोस्टैटो मीजोथर्मो आयनो। एटमॉस्फेयर है, जैसे ऊपर जाओगे आयनोस्फीयर मिला। आयनोस्फीयर वो जगह होती है जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे जो एलिमेंट्स या गैसेस होती हैं वो एज अ एलिमेंट या गैस ना होके आयोनाइज्ड हो जाती हैं। तो ये मान लो ये वो जगह है जहां पर आयोनाइज्ड गैसेस वैसेस भरी हुई हैं। ये देखिए ये आपका आयनोस्फीयर हो गया, जो आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं। ये आपका हो गया बच्चों क्या, आयनोस्फीयर। ठीक है, ये आपका आयनोस्फीयर है। अब देखो इस आयनोस्फीयर में ना मैं प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस 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 माइनस और माइनस प्लस भी भर देता हूं। चलो भाई
मैंने यहां लिख दिया प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस अगेन माइनस 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 प्लस 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 माइनस माइनस एंड माइनस एंड माइनस एंड प्लस प्लस प्लस। ये हो गया आपका बच्चों क्या, आयनोस्फीयर। सी प्लस है या ओ माइनस है, इस तरह से करते करते ये पूरा जो क्षेत्र हो गया ये हो गया आयनोस्फीयर। और ये आपको पता है ये जो हो गया ये आपका ग्राउंड हो गया, जमीन हो गई। ठीक है, अब एक काम और कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा सैटेलाइट भी बना लेते हैं। चलो भाई, यस, ये हो गए हमारे सैटेलाइट 1 2 3 3 4 5 और 6, ये हो गए सैटेलाइट्स। और ये सारे सैटेलाइट जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े, देखते रहो देखते रहो, मतलब जागते रहो जैसे देखते रहो। अब सुनो, ये सारे सैटेलाइट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पहले कहानी समझो, समझाता हूं। ऐसा है, पिक्चर से तो सारी चीजें बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। कंसेप्ट क्या है, बोलो हाँ। मेरी क्लास में रटने वाले लोग मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि यूपीएससी कंसेप्ट है और जो लोग जितना समझ रहे हैं, ठीक है, उतना ही खुश रहेंगे। अब सुनो बच्चों, होता क्या है देखो ऐसा है, ये जो कंपनियां होती हैं जैसे इरिडियम है, ग्लोबल स्टार है, सूर्या है, ये लोग क्या करते हैं, उन कंट्री के सैटेलाइट से डील कर लेते हैं ताकि वो एरिया कवर हो जाए। ठीक है, जैसे अमेरिका वाले एरिया से कनेक्ट हो जाएंगे वहां के कंट्री के सैटेलाइट से, भारत वाले एरिया से भारत से हो जाएंगे, यूरोप वाले से यूरोप से हो जाएंगे। इस तरह करते करते पूरी दुनिया में 80% 90% एरिया तक इनके सैटेलाइट बिछे होंगे। इनके सैटेलाइट मतलब किसी कंट्री के सैटेलाइट की सर्विसेज ले रहे होंगे, सिर्फ सैटेलाइट फोन के लिए, बाकी किसी पर्पस के लिए नहीं। बदले में अपना देते होंगे क्या क्या करोड़ रुपया जो भी है। अब सुनो, इस काम में हर कंट्री दूसरे की मदद करेगा। क्यों करेगा, ये लड़ाई झगड़ा नहीं है, कंस्ट्रक्टिव वर्क है। अरे भाई, उस कंट्री का भी तो कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कहीं जा रहा होगा, उस कंट्री के कोस्टल एरियाज में भी तो लोगों को फोन की जरूरत होगी। नहीं समझ में आई बात? तो ये कंस्ट्रक्टिव वर्क है, हर काम करेगा। और यहां पर वो कंपनी उसको पैसा देगी उस कंट्री के सैटेलाइट्स को, बाद में वो कंट्री के सैटेलाइट से वहां के लोग सर्विस लेके फिर वो कंपनी उनसे पैसा लेगी। ऐसे कुछ समझ जाओ। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? इस तरह करते करते से ग्लोबल स्टार एक जमाने में पढ़ता था, अब तो फिलहाल ये सब नहीं पढ़ता हूं। जब साहब आया था 2008 में, मुझे लगा भाई ऐसा है, इन बच्चों को सैटेलाइट फोन पढ़ाओ। और उसी समय से मैंने तुम लोग को सैटेलाइट फोन और कन्वेंशनल फोन का डिफरेंस बताना शुरू किया। देखा, ऊपर वाले ने मेरी बात सुन ली, 2011 की पीटी में क्वेश्चन दे दिया। वो भी सैटेलाइट फोन नहीं, कन्वेंशनल फोन, जो अभी तुम लोग क्वेश्चन देखे थे। व्हाट इज द यूज ऑफ आयनोस्फीयर इन अ नॉर्मल फोन? ये क्या था? एक जनरल क्वेश्चन था। ये जनरल क्वेश्चन था या करंट अफेयर्स था? आपको जनरल क्वेश्चन है, मोबाइल फोन कैसे काम करता है, ये कोई करंट अफेयर्स नहीं है। ठीक है, और वो भी कह रहा है आयनोस्फीयर का क्या रोल था। अब सुनो, अब हम तुम लोग को ये बताओ, ये कहानी सब समझ में आ गई? एकदम समझ आ गई, लोकेशन समझ आ गई। अब हम अपना कॉल कर देते हैं। चलो, पहले तो ये बताओ, हम भारत में हैं। देखो बच्चों, मैं कहाँ हूं? मैं इंडिया में हूं। मैं इंडिया में कहाँ हूं? मान लो यहां पे हूं, ये मैं हूं इस जगह पे, ठीक है। और मेरा एक मित्र है प्रतीक श्रीवास्तव, वो चाइना में है, सच में है, ठीक है। और मैं उससे बात करना चाहता हूं नॉर्मल फोन से। फिलहाल मैं नहीं करूंगा, मैं वीचैट से बात करूंगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी के लिए मैं नॉर्मल फोन से बात करना चाहता हूं। ये बताओ, मैं अपने फ्रेंड प्रतीक श्रीवास्तव से इंडिया से चाइना में मोबाइल फोन से बात कर पाऊंगा? इस मोबाइल फोन से बात करनी है जो मेरे हाथ में है, नॉर्मल वाला जो मेरे हाथ अभी है। बताओ, हो जाएगा? जल्दी बताओ, हो जाएगा? हो जाए पक्का? एवरीबॉडी श्योर हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। आप लोगों का तुक्का लग गया। बोलो सर, तुक्का नहीं था? तुक्का था? तो फिर बताओ कैसे लगेगा? थोड़ा सा डाल ही दो, पर रहने दो, आधा घंटा 1 घंटा हो जाएगा, हो जाएगा। चलो देखिए, ऐसा है, हम आपको एक बात बताते हैं। मेरे मोबाइल फोन से जब मैं कॉल करूंगा अपने मित्र प्रतीक श्रीवास्तव को, तो क्या होगा, मेरे मोबाइल फोन से पहले निकलेगा रेडियो वेव्स। रेडियो वेव प्रभु डायरेक्शनल होता है कि नॉन डायरेक्शनल होता है? तो वो किस तरफ जाएगा? चारों तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, सब बेसिक हम इतना बढ़िया तुम लोग को पढ़ाए हैं कि तुरंत पकड़ लोगे। तो ये बताओ, ये वेव्स किधर जाएगा? एक तरफ की चारों तरफ? बहुत बढ़िया। तो चारों तरफ में एक तरफ ऐसा जाएगा जहां नियर बाई टावर होगा। बोलो हाँ, सीधा टावर से जुड़ गया। अब बच्चा, टावर से निकलेगा रेडियो वेव्स, और वो किधर जाएगा? चारों तरफ। किधर जाएगा?
चारों तरफ। तो जब चारों तरफ जाएगा तो यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, और आयनोस्फीयर होने की मदद से वजह से ये ऊपर निकलने नहीं पाएगा, और यही कॉल यहां से यहां कनेक्ट हो जाएगी। मैं और मेरा दोस्त प्रतीक श्रीवास्तव जुड़ जाएंगे। तो यही तो पूछा था, अगर आयनोस्फीयर नहीं होगा तो कॉल कैसे होगा? आप देखो ना, इससे घटिया क्या हो सकता है। और रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बहुत कम। आप बताइए, रेडियो और माइक्रोवेव में किसकी फ्रीक्वेंसी अभी आप कब पढ़े थे? सारी चीज थैंक गॉड अभी बोर्ड पे लिखी है ना। अभी मैं मतलब गुस्सा हो सकता हूं, कहा है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कहीं हम पढ़ाए थे। ओ माय गॉड, हटा दिया मैंने, कोई बात नहीं। मैंने बताया था, देखो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कम है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसका वेवलेंथ क्या होता है? ज्यादा। इसका सीधा मतलब रेडियो वेव्स का वेवलेंथ ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा कि नहीं करेगा? अरे बच्चा, जानते हो जो तुम्हारा चंद्रयान 3 से जो पृथ्वी पे सिग्नल आया है ना, क्या फोटो, क्या नदियां, क्या दरिया, क्या वाटर, क्या टेम्परेचर, क्या आइस का 3 मिलीमीटर नीचे, ये सारी सिग्नल जो है रेडियो वेव से आए हैं। सर सैटेलाइट से सिग्नल, चंद्रयान से सिग्नल सब रेडियो वेव्स की मदद से आता है। एग्जैक्टली। तो वो चारों तरफ चलता है, उसका रिसीवर हमारे पास है, हम रिसीव कर लेते हैं। आयनोस्फीयर से वो नहीं टकराएगा, उसमें हम बताएंगे कुछ सपोर्टिंग वेव्स होंगे जिसको हम कहते हैं कैरियर वेव्स। रुक जाओ, अभी घबराओ नहीं, हमको पता तुम पूरा फीस दियो, पूरा बताएंगे। पहले बताओ तुम लोग को बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो, अब ये बताओ कन्वेंशनल फोन कैसे कनेक्ट हो गया, समझ में आया? और सुनो, अमेरिका भी कॉल जानी होगी तो जाएगी, अमेरिका भी कॉल आएगी, और मेरा दोस्त अमेरिका में कमलेश श्रीवास्तव, उससे भी बात कर लूंगा। वो अलग बात है, नाम गलत हो गया, कमलेश मध्येजिया, सॉरी, है ना। प्रतीक श्रीवास्तव, कमलेश श्रीवास्तव गड़बड़ हो गया। तुम बोलोगे झूठ बोल रहे रवि सर, तुमको हमारे दोस्तों का नाम नहीं पता इसलिए हम बता रहे हैं। उसका नाम कमलेश मध्येजिया है। उसका IIT पहले हो गया था, पापा हमको बहुत डांटे थे, इसलिए उसका नाम मैं कभी नहीं बोल सकता। दोस्त से सीखो। थैंक गॉड इज्जत बच गई। अगले साल आगे बढ़े, चलिएगा। अच्छा चलो, इसीलिए पापा हमारी उसकी इज्जत ज्यादा करते हैं, क्योंकि आदत डाल दी उसकी पहले इज्जत करने की, हो गया ना उसका, बाद में हमारा हो गया तो हमारी इज्जत वो कर नहीं पाए। वो पापा लोग, इंडियन पापा लोग ऐसे ही होते हैं, आप लोग को पता है। वो अपने बच्चों की तारीफ कर नहीं पाते बच्चों के मुंह पे। इंडियन फादर्स ऐसे ही होते हैं। क्यों ऐसा है कि नहीं? रुक जाओ यार, चेयर भी पता नहीं क्या है ना, एक जगह सेट हो जाए, कैमरे में एकदम सीधा सीधा रहे। चलो अच्छा, हम लोग के पिताजी लोग बहुत शर्माते हैं, क्योंकि शुरुआत में हिटलर की तरह रहते हैं, बाद में जब मोह होता है बच्चों के साथ तो वो जुड़ नहीं पाते हैं, गला वला नहीं लगा पाते हैं, है कि नहीं? वो सोचते हैं, संकोच करते हैं, क्योंकि शुरुआत में हिटलर थे डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, बाद में वो आदत डाल नहीं पाते हैं, तो दूर दूर से ही देख के बस मुस्कुराते हैं, लेकिन चेहरा बना के रखते हैं अजीब सा। क्या करें, इंडियन फादर होते ही ऐसे हैं, है कि नहीं? ऊपर से बहुत हार्ड और अंदर से उतने ही कमजोर। ये बच्चों को दिमाग लगना चाहिए, जाके गले लग के निकलना चाहिए जब घर से निकले तो। और पिताजी वैसे तो लगा लेंगे, लेकिन वो संकोच करेंगे, पकड़े कि ना पकड़े आपको। अलग ही तरह के पिताजी है भारतीय। माता जी लोगों का तो ना सोचो, वो देखते एक इधर एक इधर। इंडिया में मम्मा लोग जो होती है बहुत इमोशनल दिखाई गई हैं, और पापा लोग हमेशा मतलब समझ गए, है ना, चलेगा, लेकिन वो अंदर से उतने ही सॉफ्ट में अंदर के बराबर रहता है। चलो सर सैटेलाइट फोन बता दो, इधर देखो बच्चों, इधर बच्चों, है ना। अब देखो, अगर सैटेलाइट फोन पे बात करना है तो हम जाएंगे हिमालय पे, तब तो लगेगा कि हम सैटेलाइट वोटलाइट रखे हैं, ठीक है। तो बच्चों हम आ गए हिमालय पे, यहाँ हम हिमालय पे हैं, ये हिमालय पे है, ठीक है, हिमालय। अब हो क्या रहा है, सैटेलाइट फोन के केस में क्या होता है, सीधा मान लो हम चाइना, अपने दोस्त चाइना के हो, अपने घर वालों से बात करेंगे, यहाँ ये घर वालों से बात करेंगे, ठीक है। हमने जैसे ही कॉल किया, हमारे हाथ में सैटेलाइट फोन है। सैटेलाइट फोन में ऐसा होता है कि सीधा वो निकल कर यहां आता है सिग्नल, वो रुकता नहीं है। क्यों? यहां पर कुछ कैरियर वेव्स की मदद ली जाती है, वही सपोर्टिंग वेव्स, और यहां पे सिग्नल सीधा कहां पहुंच जाता है, सैटेलाइट से। और सुनो, सैटेलाइट सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। सैटेलाइट फोन सर्विसेज में ऐसा ही होता है ना, वो सारी डील कर चुके होते हैं, सबको सिग्नल एक साथ शेयर कर देते हैं, और फिर हर जगह से ग्राउंड स्टेशन, हर जगह ग्राउंड स्टेशन सिग्नल जाता है।
अब आप कहीं भी रहें, पर हाँ यू मस्ट बी अंडर द रेंज ऑफ टावर। आप अगर टावर के रेंज में हैं, आपको कॉल मिलाया गया तो आप कनेक्ट हो जाएंगे, और यहां से फिर मेरा कॉल सीधा यहां गया और यहां से कॉल कनेक्ट हो गया। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? इसमें क्या है, कैरियर वेव्स की मदद से यहां से पार हो गया तो सारे एक सिग्नल एक सैटेलाइट पे पहुंचा, सबने शेयर कर दिया, सब सैटेलाइट से नीचे नेटवर्क जा रहा है, सिग्नल जा रहा है, जिसका नंबर होगा उसके सिग्नल पे कॉल कनेक्ट हो जाएगा। तो यहां इंडिया में है, यहां कॉल कनेक्ट हो गया, कहानी खत्म। और यहां क्यों नहीं लौटा, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पे कुछ एक्स्ट्रा कैरियर वेव्स का यूज होता है, और एक्स्ट्रा कैरियर वेव्स और अपना वेव्स, रेडियो वेव्स दोनों मिला के ज्यादा वेव हो जाता है। इसीलिए यहां पर सैटेलाइट फोन का पावर कंजम्पशन ज्यादा होता है, ज्यादा वेव लेकर चलेगा तो ज्यादा बैटरी डिस्चार्ज होगा। नहीं समझ में आया? पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा भाई, 2 वेव्स होगा तो क्या ज्यादा थक जाएगा जल्दी ना, तब ज्यादा दिमाग ना लगाओ, चुपचाप जो बता दिया चुपचाप लिख लो, फिर चुपचाप बना लो, ठीक है? रिसीव करने के लिए टावर होना चाहिए। आप समुद्र के अंदर रहेंगे, आपको नेटवर्क नहीं है तो कैसे कनेक्ट होंगे? आपको तो टावर के अंदर होना चाहिए कि नहीं होगा? भले आपके पास कन्वेंशनल फोन है, लेकिन कन्वेंशनल फोन के लिए भी आपको टावर में होना पड़ेगा ना, नहीं तो आपका कनेक्ट कैसे होगा? देखो सैटेलाइट फोन कनेक्ट हो जाता है, सैटेलाइट से टावर, सैटेलाइट टू सैटेलाइट कनेक्ट हो जाता है, सैटेलाइट से कन्वेंशनल कॉल आ जाएगी, लेकिन कन्वेंशनल से सैटेलाइट को कॉल कभी नहीं आएगी, भी ध्यान रखिएगा। नहीं समझ आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? हम फिर से बोल रहे हैं, पहले में खा के बोलेंगे, भूख लगा, 1 घंटा और बढ़ाना है। दो घंटे बाद चाय बिस्किट हमें चाहिए होता है। आप लोग हमारी तरह ना देखिए, ठीक है? इसलिए 1 मिनट के लिए कैमरे से हट गए हैं हम, ऑनलाइन बच्चे भी देखेंगे नहीं तो। अब सुनो, क्या पूछ रहे थे तुम लोग? लास्ट में क्या बोले हैं? लास्ट में हम ये बोले हैं कि अगर किससे किससे कॉल लग सकती है, हम ये बोले हैं कि सैटेलाइट फोन से आप सैटेलाइट फोन में कॉल कर लीजिए, ठीक है? सैटेलाइट फोन से आप कन्वेंशनल फोन में कॉल कर लीजिए, लेकिन कन्वेंशनल फोन टावर के रेंज में होना चाहिए। लेकिन कन्वेंशनल फोन से अगर आप सैटेलाइट फोन पे कॉल करेंगे कभी नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखो। क्यों बच्चा, तुम यहां पे हो, तुम रेंज ऑफ टावर में नहीं हो, मैं हिमालय से कॉल करूं तुमको कॉल हो जाएगा। तो सैटेलाइट जो है वो टावर को ये रेंज, सैटेलाइट जो है वो टावर को ये सिग्नल देगी। तुम ये बात बताओ बच्चा, जमीन खाली है, उस पर कहां सिग्नल आएगा? एक मरुस्थल है, सहारा डेजर्ट है, कहां सिग्नल लाओगी? तुम्हारे मोबाइल फोन को कनेक्ट होने के लिए तुमको चाहिए नियर बाई टावर से तुम जुड़ती हो, ठीक है ना? तुम्हारे हाथ में सैटेलाइट फोन नहीं है कि सैटेलाइट से सैटेलाइट जुड़ जाएगा। तुम्हारे हाथ में कन्वेंशनल फोन है, तो तुम्हारा वो एरिया होना चाहिए जहां पर टावर का रेंज हो। बिना टावर के रेंज के तुम्हारे फोन में नेटवर्क ही नहीं, तुम जोड़ोगी किससे? पहले यही बता दो। सैटेलाइट टू सैटेलाइट में कोई दिक्कत नहीं है, उस केस में आप कहीं टावर के रेंज में और कहीं कहीं हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं हिमालय पे, आप समुद्र में, कोई दिक्कत नहीं, सैटेलाइट टू सैटेलाइट कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कन्वेंशनल फोन पे करता हूं तो आपको उस जगह होना चाहिए जहां आप टावर के रेंज में हो। अब वो बच्चा, इतना हमको नहीं पता कॉल ड्यूरेशन कितना हो सकता है, पर होता तो होगा ही। नहीं तो ये बताओ, सैटेलाइट फोन से जो सियाचिन से जो हमारे सैनिक अपने घर में बात करते हैं, उनके घर में सरकार सैटेलाइट फोन पहले पहुंचाती है? कभी नहीं। लॉजिक देख लो, इसका मतलब सीधा उनका फोन से वहां से कन्वेंशनल फोन में कॉल आता है, सीधी बात। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अरे भाई वो सब भी हैं, आप बॉर्डर पिक्चर देखेंगे नहीं देखे हैं? हर किसी को अपना घर परिवार का वो होता है, हर किसी के अपने माँ बाप, उसको हर कोई मिस करता है। कोई आर्मी में है तो करेगा नहीं, तो उसको सरकार देती है भाई समय के, अपने घर पे बात कर लीजिए, हफ्ते में 5 मिनट 10 मिनट जो भी है, तो बात करते हैं लोग। नहीं बॉर्डर देखे हो कि वो गाय दूध दे रही कि नहीं दे रही है, इस बार खेत में फसल हुआ कि नहीं हुआ। अब नहीं देखें तो क्या किया? जितना बढ़िया पिक्चर है आप सब नहीं देखेंगे, फालतू फालतू चीजें देखेंगे तो क्या किया जाए?
सर जैसे मोबाइल फोन को ट्रेस करना भी पॉसिबल? हाँ, तो सैटेलाइट फोन को हम ट्रेस कर लेंगे, बहुत जल्दी नहीं कर पाते लेकिन कर लेते हैं। कसाब के केस में भी 2 से 3 दिन बाद सारे इंफॉर्मेशन मिल गए थे, कौन गनी है, कौन है, क्या क्या है, कौन कौन सब कनेक्टेड है, सबसे फिर पकड़ा गया था सबको, बाद में कनेक्ट हो जाएगा। और सुनो, अगर सैटेलाइट फोन से कनेक्ट नहीं हुआ तो सैटेलाइट फोन बंद हो जाएगा, फिर तो सैटेलाइट फोन तो क्राइम के लिए यूज किया जाएगा। और जो कंपनियां सैटेलाइट फोन सर्विसेज देती हैं, इस तरह के केस होने पर वो सारी जानकारियां भी देती हैं, क्योंकि सैटेलाइट फोन का काम कंस्ट्रक्टिव वर्क है, डिस्ट्रक्टिव नहीं तो दुनिया में लाया ही नहीं जाता। फाइनली मोबाइल जनरेशन। कॉमर्शियल फोन का लिमिटेशन है ना, जहां वो सैटेलाइट फोन काम करता है या नहीं करता है। अरे बच्चा, वो जहां पे काम करता है वो यहाँ पे नहीं, सहारा डेजर्ट में नहीं चलेगा, हिमालय पे नहीं चलेगा। इसका लिमिटेशन कॉल डिले और कॉल मिनट्स वाला हो गया। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, कोई कुछ बोल रहा था, बोलो बच्चा, बोलो। कोई स्पेस में है, फिर उसको कनेक्शन या अर्थ से देना है, उसके पास तो सैटेलाइट बैठा हुआ है, उसको क्या टेंशन है? जो सैटेलाइट में ही बैठा है उसको क्या दिक्कत है? अब जो सैटेलाइट में बैठा उसको क्या दिक्कत है? तुम भी मतलब जो नहीं है बीच में है वो सैटेलाइट से, जो सैटेलाइट उसको क्या दिक्कत है? मोबाइल जनरेशन फाइनली पहुंच गए हैं, ठीक है। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और 5 जनरेशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं, सबको पता है। आज हम लोग किस जनरेशन पे हैं? 5 जनरेशन पे हैं, ठीक है। पहले तो सुनो, मोबाइल का मतलब क्या होता है। मोबाइल नाम में ही रखा है आंसर। मोबाइल का मतलब क्या होता है? मोबाइल का मतलब मूवमेंट, एग्जैक्टली आप पकड़ लिए। यानी ये फिक्स लाइन नहीं है, मोबाइल जो है वो फिक्स लाइन नहीं है। यानी सीधा कहने का मतलब है चलते रहो बात करते रहो, चलते रहो बात करते रहो, ये हो गया मोबाइल। समझ में आ गया? पहले तो हमको तुम लोग एक चीज बताओ, जहां पे अभी हम तुम लोग को डांटने वाले हैं। मोबाइल फोन को सेल फोन क्यों कहते हैं? हाँ, उसमें बैटरी लगी है, और बैटरी वही लगी है जो हम लोगों ने एनर्जी में पढ़ा है। कौन सा? लिथियम आयन बैटरी। और यूपीएससी 23 में लिथियम की जगह पूछ दिया था कोबाल्ट, और आंसर था कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो। याद आ रहा है? ठीक है। सुनो, तुम लोग 1 नंबर के खुराफात हो, ठीक है ना। आता जाता कुछ नहीं है, इसीलिए हम बोले भी रुको, हम तुम लोगों को डांटते हैं। और कौन लोग हैं जो बैटरी लगाएंगे? और कितने लोग हैं जो मोबाइल फोन में सेल फोन कहने के लिए उसमें बैटरी लगाएंगे? तुम भी बच्चा लगाओगी? समझ ही नहीं पा रही हो क्वेश्चन, मत समझो, अच्छा फालतू डांट खाओगी। सुनो अब, है ना, इधर आओ, बच गई तुम डांट खाने से। देखो ऐसा है, समझो जरा। ऐसा है कि ये मान लो हमारा एक शहर है, जिस शहर का नाम है दिल्ली। वही शहर जो हाईली पॉल्यूटेड है, वही शहर जो बहुत कचड़ा हो रखा है, वही शहर जिसके बारे में जितना तारीफ किया जाए उतनी बदनामी है। आइए इधर आइए, देखिए ये हमारा दिल्ली है, मान लीजिए, इधर आइए, ये दिल्ली है। इस दिल्ली में है क्या, जरा समझो। देखो ऐसा है, ये व्हाइट कलर समझो एक टावर है, और ये उसका एक हेक्सागोनल शेप का एक रेंज है। नहीं समझे? व्हाइट कलर एक टावर समझो, और उसका एक रेंज है जो हेक्सागोनल है। वैसे आपको लिटरली बताऊं तो टावर सेंटर में नहीं होता है, टावर एक्चुअल में एज पर होता है, कोने पे होता है। पर हमको सेल फोन समझाना है रियल में, बट टावर कैसे लगाया जाता है? हेक्सागोनल शेप में अलग अलग जगह पर पॉइंट्स पे होता है। अब देखो ऐसा होता है, जो रेंज ऑफ टावर है उसको हम कहते हैं एक सेल। तो सर आप कह रहे हैं ये एक सेल है, एग्जैक्टली एक सेल है, एक सेल है। अब तुम लोग बच्चों जो अभी मेरे क्लास में बैठे हो, किसी सेल के अंदर बैठे हो। देखो मेरे मोबाइल फोन में तो टावर आ रहा है, नेटवर्क आ रहा है, आप लोगों में भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बहुत सही। इसका मतलब आप लोग भी किसी सेल के अंदर हैं, किसी टावर के रेंज के अंदर है, और उस सेल के अंदर या टावर के रेंज के अंदर जो बैठे उसी को कहते हैं सेल। तो सेल एक डेफिनेट लोकेशन, एक एरिया है जो एक रेंज के अंदर आप बैठे हैं, उसको सेल कहा जाता है।
नहीं बात समझ में आई? तो मान लो तुम लोग मेरे यहां पर बैठे हो, तो इस सेल में बैठे हो, करीब करीब मान लो सब लोग एक ही सेल में बैठे हैं। जैसे ही क्लास ऑफ होगी सब अपना इधर उधर जाने लगेंगे, सब अपना इधर उधर जाने लगेंगे। तो जब तुम लोग जाओगे तो सेल से सेल में जाओगे, समझ में आ रही बात? और इसी को बोलते हैं सेल टू सेल कनेक्शन, सेलुलर कनेक्शन। नहीं समझ में आया? डोंट टेल बैटरी, गला वाला घूट दूंगा, बता रहा हूं मैं, ठीक है? फालतू बात नहीं, ठीक है ना? अब सबको सुनो, सेल टू सेल होते समय बच्चा आप मूव भी करते हो तब भी आप बात कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? इसीलिए देखो सेलुलर नेटवर्क को भी हम लोग मोबाइले कहते हैं, क्योंकि लगा देने के बाद मोबाइल में बात करो। तो सेलफोन हम लोग कब कहना शुरू करेंगे? जब हम टावर लगाएंगे। बोलो, जब हम टावर लगाएंगे तब हम सेलफोन कहना शुरू करेंगे। और मोबाइल का मतलब जब हम चलते फिरते बात कर सके तब उसको क्या बोलेंगे? मोबाइल। दोनों कंसेप्ट समझिएगा, ठीक है ना? सेल कहने का मतलब टावर के रेंज से है, मोबाइल कहने का मतलब है मूवमेंट से है। क्लियर? अब हम चलते हैं मोबाइल जनरेशन के 0G पर। चलो भाई, एंटर कर चुके हैं और हम कहानी पर पहुंचते हैं 0G। तो सर पहला जनरेशन 1 जनरेशन नहीं था? नहीं, पहला जनरेशन मोबाइल जनरेशन का 0 जनरेशन था। कौन सा जनरेशन था? 0 जनरेशन था। 0 जनरेशन को दुनिया में रेडियो फोन या टैक्सी फोन के नाम से जाना गया। इसको रेडियो फोन या टैक्सी फोन के नाम से जाना गया। तो दुनिया में जो 0 जनरेशन आया उसका नाम रेडियो फोन या टैक्सी फोन था। ये जो रेडियो फोन और टैक्सी फोन है इसे 1971 में लाया गया। कहां लाया गया? 1971 में लाया गया, याद रखिएगा। रेडियो फोन या टैक्सी फोन को 1971 में लाया गया। गॉट इट? और ये आया कहां पे बच्चा? ये आया फिनलैंड में, और यहां से दुनिया में सबसे पहले मोबाइल जनरेशन की शुरुआत हुई। सो वर्ल्ड में सबसे पहले 0 जनरेशन की शुरुआत कहां से हुई? 1971 फिनलैंड। 1971 फिनलैंड, ठीक है? अब सुनो, इसमें था क्या? इसमें था क्या? ये एक रेडियो फोन या टैक्सी फोन था। रेडियो फोन या टैक्सी फोन के कहने का मतलब होता है, किया क्या गया, एक रेडियो पर्पस के लिए लिया गया, टैक्सी पर्पस के लिए लिया गया। पहले उसी नाम से पकड़ लेते हैं। इसमें होता क्या था, एक गाड़ी होती थी, उस गाड़ी पे क्या करते थे, उस कार या व्हीकल्स पे हम एक डिवाइस को लगा देते थे, और उस डिवाइस का एक यंत्र, समझो एक यंत्र डिवाइस लगा देते थे, और उसका जो हेडफोन होता था वो ड्राइवर सीट के पास होता था। वो एक्चुअल में नहीं, माइक वाला सिस्टम आता है वो उसके पास। कल तो ये सब सिस्टम आ गए ना, पहले वो माइक, आज भी आप यूरोप में जाओ, वहां की जो बसेस हैं, सरकारी बसेस हैं, है ना, वहां पे आपका माइक ही लगा मिलेगा। वो उसी से अनाउंस करते हैं कि यहां पर हम पहुंच चुके हैं, गो ऑन द स्ट्रीट नंबर एंड फाइनली यू कैन मूव नाउ। ओके, ये सारा अनाउंसमेंट उसमें माइक से ही होता है। कुछ उसी तरह का माइक था, और गाड़ी के अंदर एक डिवाइस होती थी, यानी अ डिवाइस वॉज माउंटेड इन अ व्हीकल, दोज हेडफोन वॉज क्लोज टू ड्राइवर सीट। एक गाड़ी में एक डिवाइस लगा देते थे, उसका हेडफोन ड्राइवर के सीट के पास लगाते थे, और उस डिवाइस का एक रेंज होता था। उस रेंज तक कोई दूसरी गाड़ी के डिवाइस का रेंज अगर आता था, मतलब यही चीज दूसरी गाड़ी पे भी लगा होता था, एक डिवाइस और उसका हेडफोन। और इसी तरीके से उस एरिया में जो गाड़ियां चलती थी टैक्सी पर्पस के लिए, उन सबके अंदर एक सिस्टम ऐसे ही लगा होता था, और वो लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इसका यूज करते थे। नई बात समझ में आई? इसीलिए इसको, अब देखो यहां पे था क्या, अब मूवमेंट भी करिए और बात करिए। इसीलिए यहीं से मोबाइल फोन की जनरेशन की शुरुआत होती है, 0 जनरेशन, और यही होता है 1971 दुनिया में पहला मोबाइल की शुरुआत। समझ में आ गई बात? लेकिन आप खुद समझते इसमें डिस्टेंस जो था बहुत लिमिटेड था, और आप ये भी समझते इसमें किसी भी तरह का कोई सेल टावर या वो नहीं लगाया गया था, यानी इसको हम सेल फोन तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, लेकिन मोबाइल जरूर बोलेंगे, क्योंकि मूवमेंट के साथ हम बातचीत कर सकते थे। तो मेरे ख्याल से 0 जनरेशन आपको समझ में आ गया। A device was mounted in a vehicle. This headphone was close to driver's seat. आप चाहें तो लिख सकते हैं, एक यंत्र को गाड़ी के अंदर लगाया गया जिसका हेडफोन ड्राइवर के पास होता था। A device was mounted in a vehicle. Those headphone was close to driver's seat. A device was mounted in a vehicle. Those headphone was close to driver's seat. ठीक है, तो एक यंत्र को गाड़ी में लगाया जाता था जिसका हेडफोन ड्राइवर के सीट के पास होता था।
बाकी आप जानते हैं इस यंत्र, इस डिवाइस का अपना एक रेंज होता था। जो लोग उस एरियाज में आते थे वो लोग दूसरे डिवाइस के रेंज के साथ जुड़ जाते थे, और कोई नियर बाई कोई शख्स अगर बुलाता था तो टैक्सी पर्पस के लिए वो वहां पर टैक्सी जो थी वो पहुंच जाती थी। एवरीबडी क्लियर? वो टैक्सी जो थी वहां पर वो पहुंच जाती थी। सॉरी, क्या नहीं क्लियर हुआ बच्चा? इसमें हम कैसे पिक्चर बना के बता पाएंगे? ऑनलाइन इंटरनेट पे भी ऐसा कोई चीज नहीं होगी। तुमको ये मिल जाएगा, ये वो गाड़ी है और ये वो डिवाइस लगा है और यहाँ एक वो गाड़ी चला रहा है, ऐसा मिल जाएगा। मैंने भी बहुत ढूंढा है, मैं तो 20 साल से काम कर रहा हूं। ऐसा कोई इमेज नहीं है जो आपको समझाया जा सके। मेरे पास वही वीडियो है जो मैं आपको, वीडियो भी नहीं है, पिक्चर्स है, उस पर दिख रहा। अभी गाड़ी जो है वो ऊपर से खुली हुई है उस तरह का, और उस पर बीच में रखा, हमको एकदम दिमाग में सेट है, हम देखे हैं। बाकी कोई भी कहीं पर कोई वर्किंग प्रिंसिपल नहीं है। यूज कहां हो रहा है आज दुनिया में? और मैं 1971 की फिनलैंड की बात कर रहा हूं। वो टैक्सीज हैं जो आज भी गूगल पे इमेज में मिल जाएंगे, पर कोई जरूरत नहीं है। क्यों हम जाए? आज हम 5 जनरेशन के लोग हैं, हम 0 जनरेशन क्यों जाए? हमारा तो वैसे भी अगर थोड़ा सा मोबाइल जनरेशन आ गया, इससे हमारा काम हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? क्यों जाएं, है ना? वो चीज मैंने भी देखी, आप चाहें तो गूगल पे जाके देख सकते हो कि बहुत बड़ी चीज है। पर वो देखो, अब यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ाना हो, फालतू काम करना हो तो अलग चीज है। हो वाह, ये है दुनिया का पहला, वाह वो देखो स्वर्ग की सीढ़ी, बन गए 5 लाख सब्सक्राइबर खट से। क्यों ड्रामा किया जाए? जितना जरूरत उतना ही पढ़ा जाए, ठीक है? नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, है कि नहीं? वो एक दिन भगवान से मुलाकात होगी, एक बार एलियन से मिलेंगे, वो अगर याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो भाई ऐसा ड्रामा तो हमसे नहीं हो पाता है ना, चलिएगा। इसीलिए हमारे सब्सक्राइबर कर लीजिए, उसके बाद भी लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे में हम कहीं एलियन से मुलाकात ही नहीं कराए आज तक, है कि नहीं? चलिएगा, जिस दिन मुलाकात करें उस दिन लोग आ जाए, हमको फॉलो करेंगे। आइए, तो बच्चा ये नहीं है, हमको भी ज्यादा इसके बारे में बहुत ज्यादा वो नहीं है प्रैक्टिस, लेकिन इसका मैं मॉडर्न यूज बता सकता हूं। मॉडर्न यूज तुम्हें दिमाग में सेट हो जाएगा। सुनो एक मिनट, मॉडर्न यूज मैं आपको बता सकता हूं। आज जो हम लोग वॉकी टॉकी यूज करते हैं वो ऐसा कहते हैं 0 जनरेशन का ही मॉडर्नाइज फॉर्म है। वॉकी टॉकी मैं आपको समझा सकता हूं, वो नहीं समझा सकता वो क्या था कैसे था, आई डोंट नो। थियरेटिकली मैं बता सकता हूं, लेकिन उसका वॉकी टॉकी मैं समझा सकता हूं। आप बच्चा, जब आप किसी एयरपोर्ट पे जाते हैं, बेटर मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली में चला जाता हूं, जब दिल्ली में मैं जाता हूं तो टर्मिनल 3 बहुत गंदा टर्मिनल है, इतना गंदा है कि मतलब भसड़ मस्ती है वहां पे। और हम तुमको बता दें, जब हमको कोई टर्मिनल 3 से, हम तो फ्लाइट लेते समय बोल देते हैं भैया टर्मिनल 2 से लेना, टर्मिनल 1 से लेना, सबसे लास्ट में टर्मिनल 3 पर प्रेफर करना। बहुत रस है, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट भी वहीं से चलती हैं, डोमेस्टिक भी चलती हैं। हम रो देते हैं, कई बार फ्लाइट छूटते छूटते बचा है, फिर सिफारिश लगाना पड़ता है अंदर जाके। CISF और सब वालों से, जो लोग क्वालिफाई करके गए 2-4 हैं, वो सब फिर उनसे जुगाड़ लगाना, ये लगाना वो लगाना। पुलिस वालों से CISF नहीं अलाउ करते हैं, सब 45 मिनट 20 मिनट वाले, है कि नहीं? चले, और इतनी रश होती है, मैं क्या बताऊं। तो सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं, उतने बड़े एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए जो वॉकी टॉकी सिस्टम होता है वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। एक वहां पर एक छोटा सा कहीं डिवाइस लगा होगा, उस डिवाइस का रेंज होगा 50, 60, 70, 100, 200, 300 लोगों के हाथ में वॉकी टॉकी होगा, और वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। एक बोलेगा 300 लोग के अगर हाथ वॉकी टॉकी है, 300 सुनेंगे। और सुनो, वहां पे जरूरी है, क्योंकि पूरे 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 एयरपोर्ट की सिक्योरिटी तुरंत चाहिए। गेट नंबर 1 से कुछ उल्टी सीधी एक्टिविटी चल रही है, सारे लोगों की हजारों लोगों की जान बचानी है और तुरंत टेररिस्ट को मार गिराना है। एक साथ एक वायरलेस इंफॉर्मेशन आएगा, 300 लोग सुन लेंगे, सारे पुलिस वाले अलर्ट, और एक समय में सब एक्शन लेंगे, सब सुरक्षित। देखो, जहां जैसी जरूरत वहां वैसी सिक्योरिटी, वहां वैसी टेक्नोलॉजी। अब शायद समझ में आ गया हो थोड़ा थोड़ा, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का, कुछ समझ में आ रहा है। कुछ इस तरह की चीजें जो है 0G में आती हैं, पर इसका रेंज बहुत लिमिटेड होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। 0G के बाद अगली जनरेशन की शुरुआत होती है, जिसको हम कहते हैं 1G। अगले लिखो 1G। 0G के बाद अगला G है, दैट इज कॉल्ड 1G। अब 1G में क्या है? देखो, 1G को हम लोग दुनिया में FDMA टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। सबको मैंने बताया है अभी पीछे, जब मैं वायरलेस आपको पढ़ा रहा था। कुछ याद आ रहा है? मैंने आपसे कहा था रुक जाओ बच्चों, मोबाइल जनरेशन पे हम लोग धीरे से पहुंच जाएंगे। कहां गया हमको पता नहीं, लेकिन हम कहीं पढ़ाए जरूर थे। ये क्या हो रहा है? ओ, लग रहा है उल्टा सीधा आ गया है, कोई बात नहीं, हमको नहीं याद आ रहा है कहां चल क्या रहा है, पता नहीं, कुछ अच्छा ही होगा। ये हो क्या रहा है आज मेरे से? ये देखो, फिर कुछ नहीं समझा रहा, हो क्या रहा है?
कहाँ पढ़ाए थे हमको याद नहीं है, पर हम कहीं पढ़ाए थे, शायद हटा दिए, इसीलिए हम आज हम बचा के रखे थे, कुछ हटे नहीं, बीच बीच में खोलना पड़ेगा ओपन। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो FDMA फर्स्ट जनरेशन, इसी की बात मैं कर रहा हूं। बोला था ना मोबाइल जनरेशन में डिटेल में बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अबे बताओ हम लोग पढ़ कहाँ रहे थे? रुक जाओ, अब हम 7 स्लाइड था, 7 स्लाइड था, 6 कहाँ था? 7 ये था। सुनो, FDMA का पहले हम लोग फिर से पूरा नाम लिखेंगे। स्टार्ट राइट। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, बहुत बढ़िया। मल्टीपल एक्सेस, बहुत बढ़िया। ये है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जिसको हम लोग कहते हैं FDMA टेक्नोलॉजी, है ना। सुनो, जानते हो ये तो बच्चा 1971 में लाया गया, ये दुनिया में 1979 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और वो जगह था जापान। दुनिया में सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत कहां हुई है? 1979, और वो जगह है जापान। अगर ढंग से क्वेश्चन करना चाहते हो, किताब पढ़ना जरूर, जल्दीबाजी में मत रहना कि रवि सर की पढ़ाई हर चीज समझ में आ जाती है। तुम लोग क्यों कसर छोड़ते हो? जब 10-15 में से पक्का बन सकता है तो हम क्यों उसको 6 करें? और आपको पता है ना, यूपीएससी सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता, कुछ कंसेप्चुअल पूछता है, ठीक है ना। कितने लोग हैं जो किताब पूरी ढंग से पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमको दिखता है, जब हम यहाँ दोपहर में कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं तो काफी बच्चे यहाँ बैठकर उस किताब को पढ़ रहे होते हैं, अंडरलाइन कर। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी मेहनत है जो बच्चे उसको सफल कर रहे हैं। कितने लोग हैं, ईमानदारी से बताना, झूठ खुद से बोलोगे, जो घर पे जाके किताब पढ़ रहे हैं? और ये बताओ सच में ठीक लिखी है? कॉन्फिडेंस हर दिन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बहुत बढ़िया। बच्चा एक बार जिनका सब्जेक्ट नहीं, उनको टाइम लगेगा, और टेक्निकल है, गूगल बार बार करना पड़ता होगा, मेरे को भी पता है, क्योंकि मैं भी जब उस सब्जेक्ट का था, जो सब्जेक्ट मैंने कभी नहीं पढ़ा, पहली बार टाइम लगा था, और मैंने भी उसी किताब में लिख देता हूं बगल पे समझने के लिए, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, अगली बार टाइम कम लगेगा। क्योंकि आप पहली बार किसी चीज को पढ़ते हैं ना तो सीखते हैं, दूसरे बार फिर उस चीज को रिवीजन करते हैं, और तिबारा जाके वो चीज कंफर्म होती है। इसीलिए मेरी किताब को आप लोग 3 से 4 बार पढ़िएगा, और मेरे नोट्स को आप लोग 10 बार पढ़िएगा। नहीं समझ में आई बात? किताब को कितनी बार? मिनिमम 3 से 4 बार, और नोट्स को कितनी बार? 10 बार। समझ में आ गया बात? 10 बार कम से कम, ठीक है, चलिएगा। और तब मान के जाइए आप लोग 10 पक्का करके आएंगे। मैं 15 में से 10 मिनिमम कह रहा हूं, जबकि आप सब 10 के ऊपर ही जाएंगे। और सुनो, आप ही वो स्टूडेंट हैं जो 10+ करेंगे साइंस एंड टेक में, बाकी लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में करेंगे बस। और आप सुनो, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट तो आपका नहीं है ना, आप साइंस एंड टेक में आराम से 10+ कर रहे होंगे, और बाकी सब्जेक्ट में भी आप कर रहे होंगे, इससे भी कर, आप पूरी तरह से सेफ हैं। क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में पूरा भारत पढ़ रहा है। साइंस एंड टेक में आजकल लोग पढ़ना शुरू कर दिए, जिनको मेरे बारे में सूचना मिल चुकी है, पहले नहीं पढ़ते थे, ठीक है ना, पहले नहीं पढ़ते थे, ठीक है, चलिएगा। अब सुनो, लेकिन अभी भी इतने नहीं है जितना लोग लक्ष्मीकांत खोल लेते हैं, है ना, पॉलिटी, इकोनॉमी खोल लेते हैं, हिस्ट्री खोल लेते हैं, उतना अभी भी नहीं, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री खोल लेते हैं, उतना अभी लोग नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर बंदा कोशिश करता है कहीं से गुंजाइश ना रखे, कुछ नहीं पता अगली बार किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए। नहीं समझे? क्या पता साइंस एंड टेक से 20-22 आ जाए, एक आध बार आया है तो लोग वहीं पे खत्म हो जाएंगे। 20-25 क्वेश्चन अगर साइंस टेक से आया है 2018 में, 19 में, है कि नहीं? कभी इन्वायरमेंट से 24 क्वेश्चन आ जाता है, आदमी बर्बाद हो जाता है। लोग ज्योग्राफी रगड़ कर जाते हैं, इन्वायरमेंट ठीक से नहीं पढ़ते, ज्योग्राफी से 5 आता है, इन्वायरमेंट से 22 आ जाता है। एक नया ही ट्रेंड है। और इन्वायरमेंट से ज्यादा क्यों आ जाता है? क्योंकि ज्योग्राफी और ये क्या नाम है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस उसमें डाला है ना, दे देता है जम के। और कई बार तो एग्रीकल्चर पे 7-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन यूपीएससी दे देता है। यूपीएससी बड़ा ही अनोखा है, आप किसी भी टॉपिक को सेलेक्टेड करके जाएंगे तो रिस्क हो सकता है। इसीलिए कहते हैं मैक्सिमम पोर्शन जितना आप कर सकते हैं करके जाइएगा। मैक्सिमम, मैंने बोला कि आप सारा, मैंने कभी बोला सब कुछ पढ़कर जाइए, नहीं, मैंने कहा मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट, ये 6 ही सब्जेक्ट है जो कोर सब्जेक्ट है। समझ में आ रही बात? इसी कोर सब्जेक्ट को आपको फोकस रहना है। और 35 क्वेश्चन तो सीधा साइंस और इन्वायरमेंट से ही आता है, सबको पता है। 65 क्वेश्चन के लिए आप चारों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, और बाकी 35 क्वेश्चन ये 2 सब्जेक्ट आपको दे देता है। और सबसे ज्यादा टफ अगर किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर बनता है
जो मैं आपको गारंटी कह सकता हूं वो इन्वायरमेंट से बनता है, आपका हवा ही नहीं लगता है। किस एनिमल का कौन सा अडॉप्टेशन दे देता है, ठीक है। ये हनी बी में किस तरह का ये डांसिंग होती है, ये जब क्वेश्चन देता है ना आदमी का सर घूम जाता है, कहां से लाए हैं सब, वो बबल डांसिंग ये सब देते हैं। देखो पेपर में आने के बाद सब पढ़ाते हैं, पेपर में आने के पहले कुछ नहीं पढ़ाते हैं सब, क्योंकि उसका बच्चा पूछ लेगा ना, है ना, इसलिए वोबल डांसिंग सब पढ़ाएंगे, लेकिन एग्जाम के पहले कौन नहीं पढ़ाते हैं सब। इन्वायरमेंट में ऐसा खेला हो जाता है, आपको लिटरली बता रहा हूं, पर एकदम सतर्क रहिएगा। इन्वायरमेंट में भी अगर 15 क्वेश्चन आता है तो 7 से 8 कर सकते हैं, वहां पे 12-15 बहुत मुश्किल है। साइंस एंड टेक में 12-13 आराम है, कर सकते हैं, पर इन्वायरमेंट में मैं कह रहा हूं कि आप 12 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। जो ट्रेंड चल रहा है 7-8 कर लीजिए, मैं बहुत खुश रहूंगा आप लोगों से। और देखिए अगर इन्वायरमेंट में 7 से कम करते हैं तो मैं नाराज हो जाऊंगा, और साइंस टेक में 10 से कम करते हैं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। इसका मतलब 17 क्वेश्चन साइंस इन्वायरमेंट से हर कोई कर सकता है, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं। और 35 में से 17 बहुत होता है भाई, 45-42 तो मेरिट जा रही है आपकी, उस हिसाब से आप 50 क्वेश्चन पे कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन तो आप सेफेस्ट हैं पीटी में, अगर इतना बन जाए तो। इस बार तो आपका 42 ही मेरिट गया, कुछ लोग तो कह रहे हैं 40 पे भी हुआ है, पता नहीं कितना, लेकिन 42 पे तो हुआ है आउट ऑफ 100 में से। इस बार तो सीसैट ही इतना बड़ा पहाड़ था कि लोग प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं किए हैं। सीसैट को बहुत सीरियस से लीजिएगा। हम कहते हैं साइंस टेक छोड़ दीजिए, सीसैट मत छोड़िएगा। आप ही समझ रहे हैं? हाँ सर, नहीं समझे? हम तो कह रहे हैं साइंस टेक छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर सीसैट नहीं। और सुनो, एक लेवल का सीसैट पढ़ना। हम तो कहते हैं कैटवेट भी थोड़ा खोल ही लो एक आध बार। देखो भैया दीदी कोई है क्या कैटवेट की तैयारी कर रही हैं, ले लो उनका सपोर्ट। चलो कुछ ना करो यार, पेपर देख लो, अपने आप आंख खुल जाएगा, अपने आप तुम पढ़ोगे उस लेवल का। ना जाना वो RS अग्रवाल पर, बर्बाद कर देगा तुमको वो। बर्बादी तो किया RS अग्रवाल सबको। आइए, आप नहीं समझ रहे हैं, सब समझ गए। जो लोग पीटी थी उनको सब समझ में RS अग्रवाल खूब पढ़े, कुछ नहीं हुआ उससे। तुम तो छोड़ो, हमारे कैंपस में IIT दिल्ली के बच्चे जो सोचते थे कि सीसैट ऐसे ही क्वालिफाई हो जाएगा, वो सब रह गए हैं। जनरल स्टडीज में 54 क्वेश्चन मारे हैं, सीसैट में 28 भी नहीं है। क्यों? वो लोग ओवर कॉन्फिडेंस, सीसैट हम लोग तो मैथ्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, IIT दिल्ली के प्रोडक्ट हैं, ऐसे मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस है। सोचो सब एक दिन भी नहीं छुए थे सीसैट, क्योंकि सबको कॉन्फिडेंस था मैथ तो ये सब ऐसा होता है, रह गए। इस बार विश्वास करो, आने के बाद सब सर पकड़े थे। यार सर आपको हम क्या बताएं रवि सर, हम लोग का इतना कोशिश किए लगाने का, क्वेश्चन ही नहीं लग रहा था, और जब टाइम बीत रहा था और इंग्लिश भी ऐसा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गलती हो गई सर, अगर एक हफ्ते पढ़ लिए होते। इस बार पता है सब IIT में जाके देखो, सब लाइब्रेरी में बैठ के शाम को सब अपना सीसैट पढ़ते हैं आधा घंटा। सब IITians की हालत खराब है इस बार। मैं डरा नहीं रहा हूं, बचा रहा हूं, अभी टाइम है। हम तो कहते हैं सीसैट अब उठा लो, बहुत ज्यादा लेट ना करो। नहीं समझे आप? साइंस टेक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं हैप्पी हूं, पर भैया सीसैट निकल लो, नहीं तो साइंस टेक किस लेवल का, हम लोग कुछ आएंगे नहीं। चेक तो बाद में होगा, पहले सीसैट क्वालीफाई करो तब तो। चलिए अब देख लेना, बहुत हो गया। अब FDM में क्या होता है? 99 देखो, FDM में टेक्नोलॉजी पूरी तरह से एनालॉग सिग्नल पे बेस होती है। किस पे बेस होती है? एनालॉग सिग्नल पे बेस्ड होती है, एनालॉग सिग्नल पे। अब देखो एनालॉग सिग्नल हम तुमको बहुत ही सिंपल तरीके से बताएं तो एक पुअर सिग्नल है, वीक सिग्नल है, ऐसे समझ जाओ। अब इसके साथ बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, एकदम जो हम लिमिटेशन बता रहे हैं उसी लिमिटेशन को ध्यान रखना, तुम लोग का बच्चों का काम हो जाएगा। ना जाओ एनालॉग डिजिटल क्या होता है, कोई सीधा चलता है, कोई ऐसे ऐसे चलता है, फालतू काम क्यों करें हम लोग, कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की क्लास थोड़ी नहीं ले रहे हैं। बस एनालॉग सिग्नल है, पुअर सिग्नल, इसमें ये कमियां हैं और ये चीजें सेकंड जनरेशन इंप्रूव हो जाएगी, हल्का 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 लेके चलो। 5 जनरेशन 4 जनरेशन है, पूरा 20 मिनट हम लोग डिस्कस करेंगे, आधा घंटा। यहां तक कि 4 जनरेशन में LT VLT की बात करेंगे, 5 जनरेशन स्टैंड अलोन नॉन स्टैंड अलोन की बात करेंगे। भैया जहां जरूरत है वहां काम करें, क्यों हम पुराना सिर्फ नाम लेकर हल्का हल्का निकल लेंगे। कहीं मोबाइल जनरेशन आ गया क्वेश्चन मेंस में, तब पीटी में कुछ हल्का फुल्का आ गया, एनालॉग सिग्नल मैच करो, कितने कितने स्टेटमेंट सही है। अच्छा 1 जनरेशन में जो आता है FDM में आता, ओके वो नहीं आता था 0G रेडियो फोन, F0 1G ये 2G ये 3G, कितने मैचिंग सही है, 1 सही है या 2 सही है या 3 सही है 4 से आजकल आता हो गया ये सब क्वेश्चन। पहले तो मैचिंग आ जाता था, ये 1 का 1 का 2, अब ये खत्म, 1 मैचिंग सही है, 2 मैचिंग सही है, 3 4 सही है। नया ट्रेंड तो चल रहा है, ठीक है। अब सुनिएगा एनालॉग, इसके लिमिटेशंस क्या जानते हो, इसके साथ दिक्कत क्या था, है ना, फोन साइज बड़ा होता है, तो लार्ज फोन साइज, एकदम बड़े बड़े फोन आते थे मार्केट में। पुअर क्या होता था, पुअर वॉइस क्वालिटी थी, अच्छी आवाज नहीं आती थी इसमें।
है ना। इसमें क्या होता था, लिमिटेड डिस्टेंस होता था, बहुत ज्यादा डिस्टेंस उसमें भी ठीक ठाक कवर नहीं होता था, लिमिटेड डिस्टेंस होता था। और सुनो, पावर कंजम्पशन मोर था, हाई पावर कंजम्पशन, हाई पावर कंजम्पशन यानी पावर बहुत ज्यादा कंज्यूम करता था, हाई पावर कंजम्पशन, पावर बहुत लेता था बैटरी का, तो फास्टली बैटरी जो होती थी डिस्चार्ज हो जाती थी। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चा मैक्सिमम टाइम आपका फोन जो था वो चार्जिंग से ही लगा होता था, कहने का मतलब यह है। क्या हुआ? हाँ, इसमें सेल्फ, वही मैं कहने जा रहा हूं, इसमें सेल्फ, इसमें इट इज अ बिगिनिंग ऑफ सेल फोन जनरेशन, इट इज अ बिगिनिंग ऑफ सेल फोन जनरेशन, है ना। इसका मतलब लिख लो ब्रैकेट में, चाहो तो टावर इंट्रोड्यूस्ड हियर, लिखो ब्रैकेट में टावर इंट्रोड्यूस्ड हियर। सेल फोन जनरेशन का सीधा मतलब है टावर इंट्रोड्यूस्ड हियर, यहीं से टावर की शुरुआत होती है। बच्चा वो दूसरी चीज है ना, वो बाद में बात कर लेना, ठीक है। उन लोग अपनी फिलामेंट को ज्यादा गर्म ना करने के लिए वो ज्यादा पावरफुल बैटरी यूज नहीं करते हैं, जैसे आईफोन की लाइफ ज्यादा चलती है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ओके सुनो, तो ये टावर इंट्रोड्यूस हियर है ना, यहाँ पे टावर लगाए गए। और जानते हो 1G में तो ये भी बोला गया कि यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड 2.4 kbps है। इंटरनेट की स्पीड कितनी है? 2.4 kbps है। तो इंटरनेट की स्पीड है 2.4 kbps, यह इंटरनेट की स्पीड है 2.4 kbps। ओके एवरीवन, इंटरनेट की स्पीड है 2.4 kbps, ठीक है। ये यहां पे चाहो तो लिख लो बच्चों, पेनफुली पेनफुल, इतना दर्दनाक इंटरनेट स्पीड थी। क्या बोलोगे? पेनफुली पेनफुल है बोलोगे, और क्या? 2.4 kbps में क्या खुलेगा आप मुझे बता दीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दर्दे होगा ना, खुलबे नहीं करेगा इंटरनेट। आप सोच रहे हैं आया ही क्यों, लिख लो बहुत बड़ा दर्दनाक था ये, तो अभी 2 बार हम लिख लिए पेनफुली पेनफुल, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ो, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली जनरेशन। अगली जनरेशन है क्या? सेकेंड जनरेशन। आ जाओ, चलो अगला आ जाओ, सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन को हम लोग कहते हैं TDM में और CDM में। लिखो, अगली जनरेशन को हम लोग कहते हैं TDM में और CDM में। अगला है TDM में और CDM में। अच्छा, TDM में का सबको पता है बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, उसमें से एक वेरिएंट जो है वो कौन है? GSM, एवरीबॉडी रिमेंबर। उसमें से एक वेरिएंट है जो GSM है, ठीक है। ये मैं आपको पीछे बता चुका हूं। पहली बात सीधा ये लिख लो, ये डिजिटल सिग्नल पे बेस्ड होता है। जब हम आसान से चीजों को समझ सकते हैं तो क्यों उसको टफ बनाएं। ये डिजिटल सिग्नल पे बेस्ड होता है, द फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन, ये डिजिटल सिग्नल पे बेस्ड होता है, ठीक है, पहली चीज। अच्छा, डिजिटल सिग्नल पे बेस्ड होने का फायदा क्या होता है? ये जो चीजें यहां पे लिखी थी ना, इन सबको शॉर्ट कर दो। फोन साइज जो लार्ज थी वो क्या हो गया? छोटे साइज के हो गए। फोन जो है वो छोटे साइज के, स्मॉल साइज के फोन हो गए, पहली बात, ठीक है। फोन की जो साइज थी वो छोटी हो गई, पहली चीज। ओके, दूसरा देखो बच्चों, पुअर वॉइस क्वालिटी थी, गुड वॉइस क्वालिटी हो गई, मतलब वॉइस क्वालिटी इंप्रूव हुई, अच्छा हुआ, गुड वॉइस क्वालिटी। लिमिटेड डिस्टेंस था, यहां पे डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा दूर तक कवर हुआ आसानी से, ठीक है, मतलब डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा, आसानी से हम एक्सेस कर सकते हैं थोड़ा दूर डिस्टेंस तक इस टावर जो होता था। हाई पावर कंजम्पशन था, यहां पे लो पावर कंजम्पशन है, यहां पर क्या है? लो पावर कंजम्पशन है, यहां पर क्या है? लो पावर कंजम्पशन है, यहां पर है लो पावर कंजम्पशन। ओके, यहां पर हो गया लो पावर कंजम्पशन। अब यहीं पर मैं एक आध चीजें तो है थोड़ा एक्स्ट्रा बोल रहा हूं, जानते हो यहीं पर मोबाइल जनरेशन के फोन में टेक्स्ट मैसेज की शुरुआत हुई थी। वो नहीं हम लोग टाइप करके मैसेज भेजते हैं, एक दिन में 100 मैसेज भेजते हैं, कोई यूज नहीं करता, हर कोई व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का जनरेशन है क्या नहीं? आज कहां लोग नॉर्मल मैसेज टाइप कर रहे हैं, एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, तो यहीं से टेक्स्ट मैसेज की शुरुआत हुई है। एक आध किताबें हैं जिन्होंने लिखा कि फर्स्ट जनरेशन टेक्स्ट मैसेज एकदम गलत है, ठीक है ना, नाम लेना अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन वो गलत है।
और एक बात और, यहां पर जो 2.4 kbps है ना, वो 64 kbps का इंटरनेट स्पीड यहां पर आ जाता है। मतलब पेनफुल है लेकिन फिर भी बेटर है। 2 बार पेनफुल से तो कम पेनफुल हुआ ना ये। यहां पर इंटरनेट आते आते तक 64 kbps की स्पीड आ जाती है। तो यहां बच्चों मिल जाता है इंटरनेट की स्पीड 64 kbps। ओके, यहां पर इंटरनेट स्पीड है 64 kbps। सॉरी, अब बच्चा जो है इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये जनरल्स के इंफॉर्मेशन हैं, है ना, ये हम लोग मानेंगे ही ना। उस समय ये चीज हुई थी, जो इंफॉर्मेशन है। प्रैक्टिकल कहाँ हम लोग कर पाएंगे, है ना। ये सेकेंड जनरेशन मेरे ख्याल से 1991 का है। कहाँ बता पाऊंगा मैं 1991 में हम लोग कहाँ देख पाएंगे इसको, है ना। 1991 फिनलैंड, है ना। दुनिया में 1991 फिनलैंड में सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजी को लाई गई थी। ओके, सो दुनिया में सेकेंड जनरेशन को 1991 में लाया गया था फिनलैंड में। ओके एवरीवन, ठीक है। अब सुनो, यहीं पर हम लोग थोड़ा पीछे जाएंगे। पीछे की कहानी थोड़ा सा याद करो। कहानी क्या थी? कहानी पे मैंने कुछ चीजें तुम लोग को बताई थी। जब CDMA फोन इंडिया में आता है, देखो वो क्या होता है, सेकेंड जनरेशन। और उधर दूसरी तरफ क्या कंपटीशन में रहता है, GSM। CDMA जब आता है तो GSM के मार्केट को बर्बाद करता है। और लिटरली वो कहानी अब आगे बढ़ेगी। तो अब GSM वाले क्या करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। और GSM वाले क्या करेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करेंगे। ठीक है ना। आपको बताऊं, जो आप 3G 4G और 5G की सेवा यूज की हो ना मोबाइल फोन में, बच्चा ये सारा का सारा GSM टेक्नोलॉजी है। ठीक है ना। आपने GSM की टेक्नोलॉजी को और इंप्रूव किया 3G से, 4G से, 5G से। आप जो आज 5G टेक्नोलॉजी यूज करते हैं अपने मोबाइल फोन में, वो GSM की ही टेक्नोलॉजी है। 5G टेक्नोलॉजी क्या है, वो GSM की ही टेक्नोलॉजी है। एवरीबॉडी क्लियर? अब जरा समझो। 5G के केस में थोड़ा और समझना, अरे सॉरी 2G के केस में थोड़ा और लिया जाता हूं। अब यहां पर क्या होगा, अगले जनरेशन की शुरुआत होगी जिसका नाम है 2.5G। और 2.5G क्यों लाया जाएगा, GSM की सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि GSM वाले इंटरनेट नहीं दे रहे हैं। और जब GSM वाले इंटरनेट नहीं दे रहे हैं तो GSM के जो भी यूजर्स होंगे वो फटाफट CDMA की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और मैं भी उनमें से एक था जिसका मन किया कि चलो भाई CDMA फोन ले लेते हैं, रिलायंस वाला। वो इंटरनेट देते हैं, 250 रुपए कॉलिंग देते हैं, 501 रुपए में इतनी सारी सुविधाएं देते हैं और इंटरनेट एक्सेस होता है। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने 2005 वहां तक आते आते, जो मुझे याद आ रहा है, धुंधली धुंधली से याद है, 2005 के आसपास आते आते इन्होंने इंटरनेट की शुरुआत की थी। और उसको एक नए जनरेशन के नाम से दुनिया में जाने लगा, जिसको हम कहते हैं 2.5G। और 2.5G को हम लोग कहते हैं GPRS। 2.5G को हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं GPRS। 2.5G को हम लोग कहते हैं GPRS। GPRS का पूरा नाम है जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। इसको हम लोग कहते हैं जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। इसको हम लोग कहते हैं जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज, GPRS। ठीक है। अब यहां पर GPRS में होता क्या है, मैं इसको जरा समझाता हूं। ओके, GPRS में होता क्या है मैं जरा समझाता हूं। ओके, देखो GPRS में क्या है, समझो जरा। GPRS के केस में क्या है कि मुझे अभी भी याद है, मैं उस समय हच फोन यूज करता था और शायद ईयर 2005-6 का टाइम था। ठीक है। अब मेरा भी दिल किया भाई मैं भी इंटरनेट यूज करूंगा, और मुझे अभी भी याद है उस समय मैंने एक फोन खरीदा था। इट वाज Nokia 6600। मैं Nokia 6600 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास, अगर आप इंटरनेट यूज करना चाहते हैं GSM में, तो आपके पास एक अच्छा हैंडसेट होना चाहिए। क्योंकि जब मैंने नेटवर्क ऑपरेटर को फोन किया, हच, उस समय मैं हच कंपनी का फोन यूज करता, बाद में वो वोडाफोन से फिर वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गया, आजकल वो VI है। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब, उस समय जब मैंने फोन किया, ठीक है, नेटवर्क ऑपरेटर ने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा, सर ये बताओ आप कौन सा हैंडसेट यूज करते हो। मैंने कहा Nokia 6600, क्योंकि वो पहले ये जानना चाहती थी कि अगर आपके पास अच्छा हैंडसेट है तभी आप इंटरनेट यूज कर पाएंगे। ठीक है। मैंने कहा Nokia 600, तो उसने मेरे अकाउंट से 29 रुपए डिडक्ट किए। आज भी मुझे याद है, क्योंकि ये चीजें मैंने उस साल भी बच्चों को पढ़ाई थी। 2006-7 की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो मैंने कहा कि भैया मेरे अकाउंट से 29 रुपए काटे, और उसके बाद फिर मैंने
48 आवर्स के अंदर उसने बोला कि आपको एक सेटिंग जाएगी। आजकल देखो एप्लीकेशन को कितना आसान है लेना, गए गूगल पे, इधर उधर गए और iTunes कहाँ पे गए, सीधा लिया अपना, चुपचाप इंस्टॉल कर लिया। पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था, मतलब मैं 2007 की बात कर रहा हूँ, 6-7 के आसपास। वो एक सेटिंग आती है, उस सेटिंग को आपको इंस्टॉल करना होता था, उसके बाद वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल हो जाता था और फिर आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते थे। और मैंने भी इंटरनेट एक्सेस किया वेलकम टू हच वर्ड। जैसे उन्होंने दिया वेलकम टू रिलायंस वर्ड, आर वर्ड, वैसे ही इन्होंने दिया वेलकम टू हच वर्ड। अब क्या हुआ सुनो, अब क्या हुआ, जब जीपीआरएस में यूज किया, ठीक है, जीपीआरएस को यूज करने के बाद मेरे मोबाइल फोन पे इंटरनेट एक्सेस होना शुरू हो गया। और उस इंटरनेट के एक्सेस में कौन कौन सी चीजें थी, यहां पर मुझे मिला एक प्रोटोकॉल सर्विस जिसका नाम था वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। किस नाम से जानते हैं इसको हम? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग कहते हैं वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वैप के नाम से जानते हैं। ये जो वैप के नाम से जिस चीज की शुरुआत हुई थी, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है ब्राउजिंग एंड सर्फिंग जैसी सेवाएं, ब्राउजिंग और सर्फिंग जैसी सेवाएं मिली, और साथ साथ यहां मिला एमएमएस। एमएमएस मतलब होता है बच्चा मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज। ये क्या है? मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज। ये है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज, यानी ब्राउजिंग एंड सर्फिंग मिला और मिला मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज। ओके, ये चीजें मिली। अब यहां होता क्या है जरा समझना। एक तो मेरे मोबाइल फोन में जीपीआरएस इंस्टॉल हो चुका था, मैं अब क्या कौन सी टेक्नोलॉजी किस तरह की चीजें यूज कर सकता था? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के अंदर कौन कौन सी सेवाएं आती हैं? ब्राउजिंग सर्फिंग करना, एमएमएस करना, ये सारी चीजें शुरुआत हो गई। ब्राउजिंग सर्फिंग का सीधा मतलब होता है अब आप अपने मोबाइल फोन पर मेल आईडी खोलकर मेल कर सकते हैं और चैटिंग वेटिंग शुरू कर सकते हैं। मुझे अभी भी याद है 2007 के आसपास एक चैट था, एक एप्लीकेशन था जो मैंने इंस्टॉल किया, उसका नाम था फ्रेंजो, है ना। बाकी आपको नहीं पता होगा, आज आप लोग जो हैं वो व्हाट्सएप की जनरेशन है, इंस्टा है, पता नहीं क्या क्या, आईएमओ है, वाइबर है, मैं नहीं आते। उस समय जो फ्रेंजो था वही एक चैट का जरिया था जिसे हम लोग यूज करते थे। अब सुनो उसमें होता क्या था, उसमें क्या होता था, उसको क्या करना, फालतू बात, इधर आओ। अब देखो ब्राउजिंग सर्फिंग में, ठीक है, ब्राउजिंग सर्फिंग का मतलब आप समझ चुके हैं, है ना। ब्राउजिंग सर्फिंग का मतलब आप सोच चुके हैं, इंटरनेट यूज कर लीजिए, ये चैटिंग वेटिंग कर लीजिए। एमएमएस में क्या होता है? एमएमएस में क्या होता है, छोटे मोटे जो क्लिप्स है ना, केबी वगैरह के छोटे मोटे क्लिप्स, छोटे मोटे वीडियोस वगैरह, उसको भी भेज सकते थे मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज में। और एक बात बता दूं, जो आपने इंटरनेट 2G में देखा था ना, दैट वाज 64 kbps, वो यहां तक आते आते 144 kbps की इंटरनेट स्पीड हो चुकी थी। कितनी हो चुकी थी? 144 kbps की इंटरनेट स्पीड यहां तक हो चुकी थी। अब देखो यहां पे इंटरनेट आपको और बेटर मिल रहा है। धीरे धीरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते जा रहे हैं और अच्छी टेक्नोलॉजी है जो इंट्रोड्यूस होती जा रही है, और हम पहुंच गए 144 kbps तक। एवरीबॉडी क्लियर? 144 kbps तक। अब यहीं पर मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूं, समझो। उसी समय मेरे एक भाई साहब थे, कजिन ब्रदर हैं, उन्होंने लिया था नोकिया 6600 हैंडसेट, उन्होंने भी, ठीक है ना। और उनके यहाँ एक डॉटर बॉर्न हुई थी। तो मैंने कहा भाई साहब जरा फोटो भेजो, वीडियो जो भेजो। तो उन्होंने मुझे 3 फोटोग्राफ्स भेजे थे। मैं आपको जीपीआरएस सर्विसेज के बारे में बता रहा हूं जो 2.5G के फॉर्म में मैंने यूज किया था। उसमें था क्या, उन्होंने 3 फोटोग्राफ मुझे दोपहर में भेजा था। एक मुझे मिडनाइट में मिला था, मैं सो रहा था। दूसरा मुझे दूसरे दिन 10-11 बजे मिला था। और तीसरा, विश्वास नहीं करोगे, 13 साल से ज्यादा होने जा रहा है, आज तक उस फोटो का मैं वेट कर रहा हूं, आया नहीं है। समझ नहीं समझ रहे? यानी जो एमएमएस था बस काम चल रहा था, इज्जत बच रही थी, एटलीस्ट जीएसएम वालों को भी इंटरनेट मिल गया, इतना ही तारीफ करूंगा, इससे ज्यादा नहीं। तो इसका सीधा मतलब है कि अभी भी सीडिया में काफी अच्छा चल रहा था, और अभी भी हमें क्या करना था, जीएसएम की क्वालिटी और बढ़ानी थी। और जीएसएम की क्वालिटी और बढ़ानी थी तो आगे क्या किया गया, एक नए जनरेशन को लाया गया जिसका नाम है बच्चा 2.75G। एक नए जनरेशन को लाया गया जिसका नाम है 2.75G। बच्चा ये कोई एग्जैक्ट ईयर नहीं बता सकता हूं, मैं एक रफ आइडिया दे सकता हूं, 6-7 के आसपास भारत में लाया गया। ये भी मेरी धुंधली यादें हैं, ठीक है। अब ये तो मैं कंफर्म करके तभी बताऊंगा जब भाई साहब से पूछूंगा आपकी बिटिया किस साल बर्न हुई थी। अब इतना तो मैं नहीं करने जाने वाला, ठीक है। चलिएगा 2.75G। ओके, अब सुनो, ये 2.75G के अंदर क्या हुआ, इसके अंदर एक सर्विस लाई गई जिसको एज के नाम से जाना गया। 2.75G में कंटिन्यू रखना, इसको हम लोग एज कहते हैं। 2.75 को हम लोग एज के नाम से जानते हैं।
2.75G को हम लोग एच के नाम से, अब एच क्या होता है? एच का पूरा नाम है एनहांस्ड डेटा रेट फॉर जीएसएम इवोल्यूशन। एनहांस्ड डेटा रेट फॉर जीएसएम इवोल्यूशन, इसका पूरा नाम है एनहांस्ड डेटा रेट फॉर जीएसएम इवोल्यूशन एज। एनहांस्ड डेटा रेट फॉर जीएसएम इवोल्यूशन एज। अब सुनो एज है क्या? ऐसा है कुछ हैंडसेट मार्केट में लाए गए इंटरनेट को और बढ़िया करने के लिए। उन हैंडसेट के नाम थे क्या? सुनना, नोकिया 95, नोकिया 97 और ब्लैकबेरी। ये कुछ हैंडसेट से जो मार्केट में लाए गए, इनके नाम है नोकिया 95, नोकिया 97 और ब्लैकबेरी। ओके, नोकिया 95, नोकिया 97 और ब्लैकबेरी। पता है ये जो हैंडसेट थे ये ऑलरेडी बड़े महंगे हैंडसेट उस समय होते थे। सुनना, और इस जो सर्विसेज थी जिसको दुनिया में 2.75 बोला गया, ऑलरेडी इस हैंडसेट के अंदर ये सर्विसेज इनबिल्ट आती थी। जैसे आज आपके मोबाइल फोन में LTE ऑलरेडी सर्विस होता है, जो आपके मोबाइल फोन में दिखता भी है, ऊपर लिखा हुआ LTE VoLTE, आता है कि नहीं आता? ऐसे में आपको कह रहा हूं शुरुआत हुई थी एज के नाम से 2.75 की, और ये इसका इंप्रूवमेंट था। क्या इंप्रूवमेंट था? ये हैंडसेट उस समय बड़े बड़े महंगे होते थे। N95, N97, ब्लैकबेरी काफी महंगे हैंडसेट होते थे। इन हैंडसेट के अंदर इस सर्विस के आने के बाद, अब पता है उस समय 40-50 हजार रुपए के ये फोन हुआ करते थे। एक समय था 2008 के आसपास ब्लैकबेरी बड़ा पॉपुलर फोन हुआ था। वो तो बाद में आईफोन आता और ब्लैकबेरी का मार्केट बर्बाद कर देता है। कई बार ब्लैकबेरी ने कोशिश की चढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए, लेकिन वो फिर कभी सरवाइव नहीं कर पाया। और देखो आज आईफोन का क्रेज कितना ज्यादा है कि नहीं? ब्लैकबेरी खत्म ही कर दिया आईफोन ने उसका मार्केट। और जो इस सर्विसेज जो ब्लैकबेरी के अंदर लाया गया, इसमें इसकी वजह से 3 टाइम्स ऑफ जीपीआरएस की स्पीड बढ़ गई। जो जीपीआरएस आप पहले यूज करते थे मोबाइल फोन में, उसको इंस्टॉल करके, अब आप इस जीपीआरएस को इन हैंडसेट में अगर इंस्टॉल करोगे तो जीपीआरएस की स्पीड 3 गुना फास्ट हो जाती है। यानी यहां पर आते थे जीपीआरएस स्पीड 3 टाइम्स ऑफ जीपीआरएस हो जाता है। यह चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके एवरीवन, ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ जीपीआरएस। अब जरा समझो, एक बात समझो। और ये फोन उस समय के ना बिजनेस फोन हुआ करते थे, बड़े फास्ट फोन हुआ करते थे, अच्छी स्पीड होती थी, बड़े पॉपुलर होते थे, बड़ी कॉस्टली फोन होते थे। ये पूरा का पूरा 2.75। अब देखो मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक अभी तक कहां पहुंच गया हूं जरा देखो तो। एक छोटा सा रिवीजन तो बनता है, जरा एक बार देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यह है मोबाइल जनरेशन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं ये भी आपको दिख रहा होगा बच्चों। 0G हो गया, इधर देखो, 0G हो गया, 1G हो गया, 2G हो गया, 2.5, 2.75, 2.5 और 2.75। 0G को हमने किस नाम से बोला? टैक्सी फोन। 1G को किस नाम से बोला? FDMA का पूरा नाम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। किस पर बेस्ड था? ठीक है। इंटरनेट स्पीड कितनी आई? सेकेंड जनरेशन तो क्या बोला? TDMA CDMA। TDMA का ही वर्जन क्या है? किस पर बेस्ड था? डिजिटल सिग्नल पे बेस्ड था। ठीक है। 2G के बाद अगला जनरेशन कौन सा आया? 2.5G आया। 2.5G के आने पर इंटरनेट की स्पीड कितनी हो गई? 144 kbps। 2.5G की टेक्नोलॉजी को क्या बोला गया? पूरा नाम जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। ठीक है। और 2.5G के बाद अगला जनरेशन कौन? 2.75 जनरेशन के लिए आपको एक स्टैंडर्ड फोन खरीदना पड़ता। वो स्टैंडर्ड फोन कौन से थे? नोकिया 95, N97 और ब्लैकबेरी। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने किया क्या था? इसी जीपीआरएस को इंस्टॉल किया था, और इसी जीपीआरएस को इंस्टॉल करने के बाद जो इंटरनेट की स्पीड थी वो कितनी हो गई थी? वो 3 टाइम्स ऑफ जीपीआरएस हो गई थी। ठीक है। अब देखो, अब हम एक्चुअल में पहुंचते हैं कहां? अब हम पहुंचे हैं एक्चुअल में 3G पर, अब हम पहुंचे हैं एक्चुअल में 4G पर, और अब हम पहुंचे हैं एक्चुअल में 5G पर। ठीक है। आपके एग्जाम के, आज के एग्जाम के अकॉर्डिंग यही तो जानना है।
फिलहाल हम लोग 3G और 4G भी पढ़ेंगे और साथ साथ 4G और 5G भी पढ़ेंगे। 4G 5 को थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि आज की जरूरत है, और 3G भी मैं आपको बता दूंगा तो 3G से 4G और 4G से 5G में क्या चेंजेस किए गए हैं। एक बात और बता दूं, 3G और 4G के बीच में भी दो जनरेशन है जिसको हम 3.5G कहते हैं और 3.75G कहते हैं। 3.5G का पूरा नाम है HSDPA और 3.75 का पूरा नाम है HSUPA। HSDPA का पूरा नाम करोगे तो इसका नाम है हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस, हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस। और यहां पर सिर्फ बच्चा डाउनलिंक की जगह अपलिंक कर दो, ये HSUPA हो जाएगा, है ना। हाई स्पीड अपलिंक, हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस, ये ध्यान रखना। ओके, हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस, हाई स्पीड अपलिंक पैकेट एक्सेस, ठीक है ना। अब देखो, अब ये सारी चीजें अगली बार होंगी, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो पाएगा। और ये पूरा कम से कम 1 घंटे का टॉपिक है, तो 5 मिनट पढ़ाने का तो हमको कोई लॉजिक इस लेक्चर में लगता नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। थैंक यू।